सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस ऑटोनॉमस में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 12वीं के आरबीएसई के जो आपके संभावित प्रश्न पत्र जीव विज्ञान विषय का है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा इस बार का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कैसा प्रश्न पत्र रहेगा, कैसा ब्लूप्रिंट हमारे द्वारा जो आरबीएसई ने दिया है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कैसा संभावित प्रश्न पत्र आ सकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं निधि प्रिया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उद्देश्य हेतु जो अंक भार आरबीएसई ने निर्धारित किया है उसमें आरबीएसई ने ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल सभी को सम्मिलित किया है। खास बात जो यहाँ ध्यान रखने की है कि इस बार अवबोध तथा कौशल को लगभग बराबर रूप से यहाँ मानक दिया गया है प्रश्न पत्र में, तथा साथ ही कौशल को भी विशेष रूप से यहाँ पे अंकित किया गया है। लगभग 12% जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा उसमें कौशल का आपके प्रभार रहेगा। आगे प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार को जब हम देखते हैं तो वहां लगभग 6 प्रकार के प्रश्न रहेंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घ उत्तरीय तथा निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे। जिसमें आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न संख्या है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को 16, रिक्त स्थान को 10 तथा अति लघुतरात्मक आपके 8 प्रश्न यहाँ पे प्रस्तावित रहेंगे। वहीं एक जो महत्वपूर्ण यहाँ परिवर्तन किया गया है परीक्षा योजना में, उसमें विकल्प जो पहले केवल निबंधात्मक प्रश्नों में आता था, अब इस साल से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी आंतरिक विकल्प यहाँ मौजूद रहेगा। आगे देखते हैं जो विषय वस्तु है उसको अंक भार यहाँ पे निर्धारित किया गया है। ये आरबीएसई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप वहां भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो चैप्टर्स हैं, प्रत्येक चैप्टर को कुछ अंक भार यहाँ पे विशिष्ट बताया गया है, जिसमें वंशागतिक आणविक आधार जो चैप्टर है उसको सर्वाधिक अंक भार यहाँ इसमें, उसके अतिरिक्त मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो आपका चैप्टर है उसको भी अधिक लगभग 6 के करीब अंक भार यहाँ पे दिया गया है। और टोटल आपका जो प्रश्न पत्र है वो 56 अंकों का रहेगा, जैसा कि हमें पता है। ये प्रश्न पत्र का जो ब्लूप्रिंट दिया गया है इसमें प्रत्येक चैप्टर का आपका वेटेज अंक भार जो है वो दर्शाया गया है कि किस चैप्टर से किस प्रकार के और किस नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये आप इसमें देख सकते हैं। ये आरबीएसई की वेबसाइट पर अगेन जो आपका प्रश्न पत्र है संभावित उसी के साथ उपलब्ध है, और हम भी इसको ही फॉलो करते हुए यहाँ पे हमने प्रश्न पत्र का निर्माण किया है। आगे देखने पर यहाँ जो सबसे एक प्रमुख हमारी चीज रहती है परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, जिसको हम अक्सर नहीं देखते हैं, पर मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जो भी परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं वो सभी इन सामान्य निर्देशों को जरूर पढ़ें और इन पे ध्यान रख करके ही अपना आगे जो प्रश्न पत्र आप सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व कीजिएगा। देख लेते हैं। परीक्षार्थी सबसे पहले प्रश्न पत्र पे अपना जो रोल नंबर है उसका क्रमांक, नामांक जो है अपना, उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक भरें, उसको ध्यान पूर्वक लिखें। इसके अतिरिक्त सभी प्रश्न जो दिए गए हैं लगभग 20 के करीब प्रश्न आपके रहेंगे बेटा, उसमें ये सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है आपको उत्तर पुस्तिका में ही देना है, इसके अतिरिक्त आपको और कहीं भी उत्तर नहीं लिखने हैं। इसके अतिरिक्त जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है, जैसा कि मैंने बताया इस बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी आपको आंतरिक खंड देखने को मिलेंगे, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और साथ ही निबंधात्मक जो प्रश्न है इनमें आंतरिक विकल्प अगर मौजूद हैं तो आपको उन सभी आंतरिक विकल्पों को एक ही स्थान पर सॉल्व करने की अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है। अलग अलग जगह आप उसे कॉपी में ना करें, क्योंकि कई बार एग्जामिनर कॉपी चेकिंग में इस तरीके की दिक्कत हो जाती है कि कोई पार्ट रह जाता है चेकिंग में। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखें, जो आप आंसर लिखें तो एक साथ ही लिखें जितने भी आपके उसके खंड आपको दिखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व जो प्रश्न का क्रमांक है उसे बड़ा ध्यान से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक अच्छे से अंकित होना चाहिए। अगर उसमें आगे प्रश्न में कुछ भाग हैं तो उनका भी आप क्रमांक बड़ा ध्यान से लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में अगर आपको किसी तरह की त्रुटि देखने को मिलती है तो हम सदैव हिंदी जो भाषा का आपके प्रश्न होगा उसी को सही मानेंगे, उसी को सही मानते हमें अपना सॉल्यूशन वहां पे करना है।
वहीं अगर आपको प्रश्न क्रमांक जो 16 से 20 हैं, जैसा मैं बता चुकी हूँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, प्रश्न 16, 17, 18, और प्रश्न 19 और 20 जो हैं वो आपके निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे। और इन सभी प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प मिलेंगे, तो इन्हें बड़ा ही ध्यान पूर्वक आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्न पत्र, जहां पे सबसे पहले आपको सेक्शन ए, खंड ए दिया जाएगा, जो मुख्यतः न्यू टाइप प्रश्न रहते हैं। ज्यादातर आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, या आपके रिक्त स्थान हो गए, या अति लघुतरात्मक प्रश्न हो गए, ये सभी खंड में आते हैं। यहाँ सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो प्रश्न हम लेते हैं कि परागकणों के बाह्यचोल में उपस्थित तत्व है। देखिए, परागकण जो है उनके बाह्यचोल की जब अपन बात करेंगे तो एक्साइन जो है वो सबसे जो हार्ड सब्सटेंस है, सबसे अधिक कठोरतम जो सब्सटेंस है, उससे बना होता है। तो यहाँ ऑप्शंस को देखते हैं, सेल्यूलोज, स्पोरोपोलेनिन, न्यूक्लिक अम्ल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर बेटा आपके जाता है वो जाता है स्पोरोपोलेनिन का। जो एक्साइन है उसमें स्पोरोपोलेनिन प्रमुख तत्व है, उसका बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लैक प्रचालक में वाई जीन जो है वो कूट लेखन करता है। देखिए, लैक प्रचालक जो है उसमें एक्स, वाई तथा जेड तीनों प्रकार के जीन की हम बात करते हैं। तो और यहाँ पूछा गया है वाई जीन की। तो देखिए, वाई जीन जो है वो इनमें से परमिएज जो आपका एंजाइम है उसका ये कूट लेखन करता है, और इसके द्वारा ही आगे लैक प्रचालक की जो प्रक्रिया है वो आगे संपन्न की जाती है। इसको हम और विस्तृत रूप में आगे देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो आता है आपका समष्टि धनात्मक पारस्परिक क्रिया है। देखिए, समष्टि धनात्मक क्रिया की जब हमने बात की तो धनात्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होंगी जिनमें की जो जीव हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो उसमें सम्मिलित हैं, वो दोनों ही जो जीव हैं वो किसी न किसी रूप में लाभान्वित होंगे। तो ऐसा जब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस को, तो म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस या सह उपकारिता, सहजीवन, प्राक सहयोगिता या उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर देता है, देखिए म्यूचुअलिज्म जो है इसमें भी आपके जो दोनों प्रकार के जीव जो हैं, चाहे वो होस्ट ले लीजिए आप या फिर जो आपका दूसरा जो आपका होस्ट है, दोनों एक तरह से आपके लाभान्वित होते हैं। तो एक प्रकार से प्लस प्लस का रिलेशन होता है। वहीं बात करेंगे सिम्बायोसिस और सहजीवन की, तो ये भी एक प्रकार से प्लस प्लस का ही आपका उदाहरण है। वहीं प्राक सहयोगिता की बात करते हैं तो ये प्लस और न्यूट्रलिज्म या जीरो या न्यूट्रलिज्म का उदाहरण है। तो इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं तो तीनों ही जो प्रक्रियाएं हैं ये धनात्मक हो जाती हैं, और आपका जो उत्तर है वो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता है। लेकिन नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर की बात जब हमने की तो यहाँ पे मतलब है उस तत्व से जो कि किसी न किसी प्रकार से जीनिक रूप से या आनुवंशिक रूप से कोई कार्य कर रहा हो। तो यहाँ जब हम ऑप्शंस देख रहे हैं तो जिसमें एग्रोबैक्टीरियम, जीवाणुभोजी, बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड और ई कोलाई जो हमारे पास में विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपका बनता है एग्रोबैक्टीरियम का। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो है वो एक प्रमुख जीवाणु है जो आपके नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखने पर मादा गर्भाशय में आरोपित भ्रूण की प्रवस्था है। देखिए, मादा गर्भाशय जो है जब उसमें भ्रूण का आरोपण होना है उसके पहले जब जो प्रक्रिया है उसमें आपके ये निम्नलिखित प्रावस्थाओं में से कौन सी प्रावस्था प्रमुख है ये हमें देखनी है। तो जिसमें गैस्ट्रूला की अगर अपन बात कर रहे हैं तो गैस्ट्रूला जो प्रावस्था है ये इम्प्लांटेशन या जो उसका भ्रूण का जो रोपण है उसके बाद में निर्माण होता है। वहीं दूसरी जो प्रक्रिया आ जाती है ब्लास्टोसिस्ट की, तो ये जो आपकी अवस्था है, जो प्रावस्था है, ये आपकी प्रमुख अवस्था है जो कि इम्प्लांटेशन के लिए वहां पे जरूरी होती है। इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट जो अवस्था है, कोरक पुटी जिसे कह रहे हैं, उसमें ही इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्योंकि हमें पता है जाइगोट जो है इसका निर्माण तो बिल्कुल निषेचन के पश्चात हो ही जाता है, तो ये तो फैलोपियन ट्यूब में होने वाली घटना है। तो इसलिए जो सही उत्तर आपका जाता है वो जाता है कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट का। अगला प्रश्न देखते हैं, एमनियोसिंटेसिस या उल्व भेदन के उपयोग। देखिए, एमनियोसिंटेसिस जो है या उल्व भेदन जो प्रक्रिया है, इसमें बेसिकली प्रक्रिया में एक माइक्रो नीडल का उपयोग किया जाता है तथा जो आपका परिवर्धित भ्रूण है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट हम इसमें करते हैं। तो जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला ऑप्शन आपका आता है परिवर्धनशील जो भ्रूण है उसमें उपस्थित आनुवंशिक विकारों का पता लगाना। तो बिल्कुल जो उल्व भेदन है उसमें हम ये अवश्य रूप से करते हैं। आनुवंशिक विकारों के पता लगाने के लिए हम उस एमनियोटिक फ्लूइड की जांच करते हैं।
दूसरा ऑप्शन आता है भ्रूण की लिंग निर्धारण का जांच करना। बिल्कुल ये भी सर्वथा उपयुक्त है ऑप्शन आपका कि भ्रूण का जो लिंग निर्धारण है उसकी प्रक्रिया भी एमनियोसेंटेसिस द्वारा की जा सकती है। तीसरा जो आपका ऑप्शन आता है गर्भस्थ शिशु के एमनियोन द्रव का परीक्षण करना, जो कि इस विधि का बेसिकली जो प्रमुख कार्य है वो यही है कि एमनियोन द्रव जो है उसका जो परिवर्तित भ्रूण है उससे उसको निकाल लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मतलब छोटे माइक्रो इंजेक्शंस की सहायता से, माइक्रो नीडल्स की सहायता से, और उसका बाहर टेस्टिंग की जाती है। तो इस प्रकार से जो तीनों ऑप्शन है वो हमारे सही हो जाते हैं और जो आपका आंसर है वो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हीमोफीलिया रोग का प्रमुख लक्षण। तो देखिए हीमोफीलिया जो रोग है आनुवंशिक विकार है एक प्रकार का, और इसमें जो आपके ऑप्शंस आते हैं वो आते हैं रक्त की कमी होना, दात्र कोशिका की अरक्तता होना, रक्त का थक्का न जमना, या ज्वर और उल्टी आना। तो देखिए हीमोफीलिया बड़ा ही एक तरह से आनुवंशिक रूप से एक ऐसा संचरित रोग है जिसके बारे में हम सभी लगभग जानते हैं। इसका सही जो उत्तर आता है वो रक्त का थक्का न जमना अर्थात लॉस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है इसका एक प्रमुख लक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी जैव प्रौद्योगिकी विधि अपराधियों बच्चों के जनकों का पहचानने में सहायक हो सकती है। तो देखिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है जैव प्रौद्योगिक विधि को। तो जैव प्रौद्योगिक विधि की जब अपन बात करते हैं और ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला ऑप्शन यहाँ है बायोसेंसर टेक्निक, सेकंड है बायोफिल्म, थर्ड है ब्लड ग्रुप, और चौथा है डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे बायोटेक्निक की जब बायोटेक्नोलॉजिकल जब हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट की, तो हम सिर्फ यहाँ पे दो को ही ले सकते हैं जो है बायोसेंसर और डीएनए अंगुली छापन। बाकी दोनों वैसे ही डिस्कार्ड हो जाते हैं क्योंकि बायोफिल्म जो है ये सिंपल कोई भी जो सूक्ष्म जीव या बैक्टीरियाज होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। वहीं जो ब्लड ग्रुप है वो एक आपके देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजिकल नहीं है, वो एक आपका संरचनात्मक है, उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को एज सच इंक्लूड नहीं करते हैं। टेक्निक्स की जब अपन बात करें तो बायोसेंसर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों ही यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें जो बायोसेंसर्स हैं ये जैविक उपकरण हैं जिन्हें की उपयोग में लिया जाता है पता लगाने के लिए। बिल्कुल ये भी आपके हेल्प करते हैं, पर जब बात कर रहे हैं अपराधियों की और उनके बच्चों के जनकों की तो वहां सबसे जो सर्वथा उपयुक्त विधि जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आपकी चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होता है, जिसमें जो डीएनए है उसकी जांच की जाती है और उसके प्रोब्स के द्वारा उसका जो सैंपल इकट्ठा करके और फिर वहां पे डीएनए की सेम टू सेम प्रतिकृति बनाई जाती है और उसके द्वारा जो आपका सस्पेक्टेड है या जो भी आपका कह रहे हैं कि अपराधी है उसका डीएनए उससे मैच कर लिया जाता है। तो सर्वथा जो सही यहाँ पे आंसर है वो आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं लुईस पास्चर ने अपने प्रयोगों द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत का खंडन किया था। देखिए लुईस पास्चर जो थे उन्होंने अपने जो प्रयोग किए उन प्रयोगों में उनका एक एस कर्व जो प्रयोग था वो बहुत ही फेमस है और उस प्रयोग में उन्होंने यहाँ जो सिद्धांत था जिसका खंडन किया था वो सिद्धांत था स्वतः जननवाद, जिसमें उन्होंने जो आपकी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी जिसमें कहा गया था कि जीवों की उत्पत्ति अचानक से स्वतः ही हो गई थी, उसको खंडित किया और उन्होंने बताया कि जो उन्होंने एक एस नलिका जो उन्होंने ली उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बाह्य वातावरण से ही वहां पे जीवाणु जो है वो उत्पन्न हुए, न कि उनका स्वतः उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं जैव उर्वरक जीवित जीव हैं जो, देखिए जैव उर्वरक से तात्पर्य यहाँ पे ऐसे उर्वरक से है जिनका आजकल काफी प्रचार भी हो रहा है। जैव और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या जैविक खेती है उसमें इनकी प्रमुख भूमिका भी रहती है और जैव उर्वरक जो है वो मुख्य रूप से सजीव हैं तो उनका बायोडिग्रेडेशन बहुत इजीली हो जाता है, मतलब उनका जैविक रूप से अगर कहीं निक्षेपण जो है वो बड़ा इजीली हो जाता है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं जो सर्वथा उपयुक्त है। सेकंड है पारिस्थितिक लाभों का अनुकूलन करते हैं, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बात है। पारिस्थितिक लाभ से मतलब है जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं जैविक तत्वों की, जो भी जिस भी खेत में ये डाले जा रहे हैं, जिस भी खेत में इनका उपयोग हो रहा है उस खेत में, तो वहां जो उपस्थित पादप है उसके साथ ये बड़ी ही अच्छी तरीके से उसको उगने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार ये पारिस्थितिक लाभों का भी अनुकूलन करते हैं। वहीं थर्ड आता है पर्यावरण के लिए जोखिम को कम करते हैं, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बात है कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार से इनकी हानि जो है वो नहीं पहुंचाते हैं और पर्यावरण के संरक्षण में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स जहां हम यूज करते हैं जिसमें यूरिया वगैरह आ जाते हैं तो वो जो आपका वातावरण है उसको प्रदूषित करते हैं और मृदा में भी काफी समय तक बने रहते हैं, जिसके कारण से जो मृदा में पोल्यूशन भी हो जाता है। तो
हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जैविक जो उर्वरक हैं, उनकी ये तीनों ही जो क्वालिटीज हैं हमें देखने को मिलती हैं। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाता है उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला का 10% ऊर्जा स्थानांतरण का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था। अब देखिए इस तरह का जो प्रश्न है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जहां पे हमें सिर्फ एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना होता है, और इसमें जो सही उत्तर है वो आपका है लिंडमान का, जिन्होंने 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, उसको पादप अपने अंदर जब उसको अवशोषित करते हैं तो उस 100% सौर ऊर्जा का केवल 10% प्रभाग ही वो अपने अंदर अवशोषित कर पाते हैं। शेष ऊर्जा जो है वो विकृत हो जाती है, किसी भी रूप में वातावरण में विकृत हो जाती है या किसी अन्य सोर्स के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से वो जो 10% ऊर्जा किसी जब पादप में संरक्षित होती है तो जो उपभोक्ता हैं जो उन पादपों को प्राप्त करते हैं उनमें फिर फर्दर 1% के करीब उस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और इसी प्रकार से जो प्रत्येक जो परपोषी स्तर है उस पे इस ऊर्जा का आगे स्थानांतरण होता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बहिस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। देखिए बहिस्थानीय संरक्षण से जब हम बात कर रहे हैं तो बहिस्थानीय से तात्पर्य है जिस स्थान पे वो हैं, जो जीव उस स्थान पे हैं, उनको उस स्थान से कहीं और ले जाकर किसी अन्यत्र स्थान पे ले जाकर के और उनका संरक्षण करना। तो जब हम इस तरीके से बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस देख रहे हैं, पवित्र उपवन, वन्यजीव अभ्यारण्य, बीज बैंक या सीड बैंक्स या राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ जो हमारा सर्वथा उपयुक्त आपको ऑप्शन मिलता है वो है बीज बैंक का, जहाँ पे आर्टिफिशियल वातावरण क्रिएट करके और बीजों को उसमें रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित, ध्यान रखेंगे विषाणु जनित या वायरल डिजीज है, एक प्रमुख वायरल डिजीज की यहाँ पे बात की जा रही है। तो जब हम देख रहे हैं ऑप्शंस को तो पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया का, अगला है फाइलेरियासिस, अगला है कुष्ठ रोग और अंतिम है इन्फ्लुएंजा का। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो डिप्थीरिया है और लेप्रेसी है ये तो दोनों ही जो है जीवाणु जनित रोग हैं, और वहीं फिलेरियासिस जो है ये कृमि जनित रोग है, विचरेरिया ब्रैंकोफाइटाई से उत्पन्न होने वाला। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी बचता है, जो इसका सही उत्तर है इन्फ्लुएंजा वायरस रोग है, सर्दी जुकाम नजला जिसे कहा जाता है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा ये उत्पन्न होने वाला रोग है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फॉस्फोरियल का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है फॉस्फोरियल से। तो इसका शाब्दिक अर्थ की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे हैं जंतु जो जीवाश्म में बदल गए, ऐसे जंतु जिनका जीवाश्म में रूपांतरित हो गया, जो कि एक गलत ऑप्शन है, ये नहीं होते हैं। जंतु जो बिल खोदने के लिए अनुकूलित हैं, देखिए यहाँ फॉस्फोरियल जंतु वे जंतु हैं जिसमें हमारे उदाहरण अगर लें तो हम जैसे चूहा, खरगोश इत्यादि जो कि जमीन में बिल खोद के रहते हैं, ऐसे जंतुओं को हम फॉस्फोरियल जंतु कहते हैं। तो इसका जो सर्वथा सही उत्तर है वो जंतु जो बिल खोदने के अनुकूलित हैं यही हो जाता है, क्योंकि जो जंतु जो चढ़ने के लिए अनुकूलित हैं ये बिल्कुल भी इसका उत्तर नहीं है, और वहीं इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन आप जानते ही हैं ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जंतु जो बिल खोदने के लिए अनुकूलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक समुदाय की विशेषताओं में से एक है। तो देखिए जैविक समुदाय की जब हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखने वाला शब्द जो है वो समुदाय है। तो जैविक समुदाय की जब हम बात कर रहे हैं तो जैविक समुदाय में लिंगानुपात, मृत्यु दर, नेटेलिटी या स्तरीकरण, चारों की जब हम बात करते हैं तो जो प्रमुख आपका तत्व है वो स्तरीकरण बचता है, क्योंकि जो तीनों बाकी हैं ये तीनों ही किसी भी पॉपुलेशन का या जनसंख्या के अंदर जब ये निर्धारित तत्व हैं, जो लिंगानुपात की हम बात करते हैं, किसी मृत्यु दर की हम बात करते हैं या किसी नेटालिटी की बात करते हैं, तो ये तीनों ही तत्व हम किसी भी जनसंख्या के लिए पढ़ते हैं। वहीं जब हम स्तरीकरण की बात करते हैं तो स्तरीकरण जो है वो किसी समुदाय के अंदर ही अध्ययन उसका किया जाता है। मुख्य रूप से स्तरीकरण जो है दो प्रकार से हम पढ़ते हैं, किसी श्रृंखला में या तो ऊर्ध्वाधर रूप से उसका स्तरीकरण किया जा सकता है या फिर क्षैतिज रूप से उसका स्तरीकरण किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाता है स्तरीकरण या स्ट्रैटिफिकेशन। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो रहेगा इसका वो हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य गैर नवीनीकरणीय स्रोत है। गैर नवीनीकरणीय, हमें इस वर्ड पे ध्यान देना है, गैर नवीनीकरणीय पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शंस देखने पर पहला ऑप्शन है सिलिका, दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन जिसकी आजकल काफी चर्चा की जा रही है, और उसके बाद आता है गर्म झरना यहाँ पे, और लास्ट है कच्चा तेल।
तो हम देख पा रहे हैं ये जो तीनों ही स्रोत हैं, सिलिका से किसी प्रकार से कोई एनर्जी से सच अभी तक इस तरह का कोई प्रमाण मिला नहीं है। वहीं हॉट स्प्रिंग्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सामान्य गर्म पानी के जो झरने स्रोत हैं उनकी हम बात करें तो उनसे भी सच एनर्जी का कुछ अभी तक ऐसा रिलेशन स्थापित नहीं है। इस पे हालांकि खोज जारी है। बट वहीं ग्रीन हाइड्रोजन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही नया और आधुनिक रूप से अपनाया जाने वाला एक ऊर्जा का स्रोत है, पर ये नवीनीकरणीय स्रोत है और इसमें बिल्कुल किसी प्रकार का वातावरण में कोई हार्म नहीं होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन भी यहाँ पे हम निष्कासित कर सकते हैं। और जो सही उत्तर जाता है गैर नवीनीकरणीय स्रोत, वो आपका बन जाता है कच्चा तेल का। तो ये हमारा जो उत्तर है वो कच्चा तेल आ जाता है, ये सही उत्तर है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये आपके टोटल 10 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का रहेगा और वहां आपको टोटल 5 अंक के रिक्त स्थान रहेंगे। हमें ये ध्यान रखना है रिक्त स्थान का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें इस पूरे क्वेश्चंस को एक साथ ही सॉल्व करना है। हमें एक रिक्त स्थान इधर कर दिया, एक अगले पेज पे कर दिया, इस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि हम अगर प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं तो हमें उन्हें एक साथ ही सॉल्व करना रहेगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो ये आया है आपके डैश विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो देखिए गुरु बीजाणु और इसकी बात करें अगर हम लघु बीजाणु की यानी माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स की, तो ये दोनों ही जो हैं ये पादप जनन के क्वेश्चन है आपका, और ये दोनों ही जो हैं ये आपके अर्धसूत्रण के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो यहाँ जो हम ऑप्शन रहेगा हमारा वो रहेगा मायोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो शुक्राणुओं के पोषण से संबंधित जो कोशिकाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिंपल हमारा आंसर है यहाँ पे सर्टोली सेल्स जो है वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ये हमारा आंसर हो जाता है सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स, डेवलपिंग स्पर्म्स। अगला प्रश्न देखते हैं पराग कोशों को परिपक्वता से पूर्व हटा देना क्या कहलाता है? तो देखिए पराग कोश जो हैं उनको परिपक्वन से पूर्व हटा दिया जाना, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए की जाती है, पर परागण को बढ़ाने के लिए की जाती है। तो उस केस में पराग कोशों को परिपक्वता से पूर्व अगर हटा दिया जाता है तो ये जो प्रक्रिया है इसे विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहा जाता है। पादपों में सामान्य रूप से ये प्रक्रियाएं अक्सर की जाती हैं, तो इसे विपुंसन कहा जाता है। प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स में ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है विपुंसन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक डैश हैं। तो देखिए यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है, आधुनिक आनुवंशिकी के बारे में पूछा गया है। जैसा कि हमें पता है आनुवंशिकी के जो जनक रहे हैं वो जॉन ग्रेगर मेंडल हैं, पर जब बात की जा रही है आधुनिक आनुवंशिकी के मॉडर्न जेनेटिक्स की, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाता है बेटेसन का। डब्ल्यू बेटसन जो है वो आपके मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक रहे हैं। आगे देखने पर जीवाश्मों की आयु की गणना डैश द्वारा की जाती है। देखिए जीवाश्मों की जो आयु है उसकी गणना के लिए हमें डेटिंग टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कार्बन जो है उसके आइसोटॉप्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, कार्बन 13 का या इस प्रकार से जो उसके समस्थानिक हैं कार्बन के उनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो उत्तर है वो आपका हो जाता है रेडियो एक्टिव तिथि निर्धारण। ठीक है, रेडियो एक्टिव तिथि निर्धारण या रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए? जीवाश्म की आयु की गणना के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियोधर्मी अणु के साथ टैग किए गए डीएनए या आरएनए के खंड को डैश कहते हैं। देखिए रेडियोधर्मी अणु के साथ में जो भी आरएनए या डीएनए का सैंपल रखा गया है उसको कहा जाता है प्रोब। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो हो जाता है आपका प्रोब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, डैश भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो भारत में जैव विविधता के लगभग 7 हैं, आपको ऐसा भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मेंशन किया है पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट्स को, इसके अलावा ईस्टर्न घाट्स भी हैं। और यहाँ आप कोई भी आप स्वच्छंद किसी भी ऑप्शन का आप इन 7 में से यहाँ पे चयन कर सकते हैं। तो टोटल जैव विविधता जो स्पॉट है उसमें पश्चिमी घाट है ना, वेस्टर्न घाट्स आपका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टिश्यू कल्चर के माध्यम से हजारों पौधे तैयार करने की जो विधि है उसे क्या कहते हैं? देखिए टिश्यू कल्चर जो है ये इन लैब टेक्निक है, यानी कि एक लैब के अंदर की जाने वाली टेक्निक है और इसके अंदर अनेकों पौधों का
निर्माण यहाँ पे किया जाता है, एक आर्टिफिशियल मीडियम में उन्हें रख के बाह्य रूप से उनको पोषण प्रदान करके कल्चर मीडिया के द्वारा। तो ये जो टेक्निक है जिसमें अनेकों प्लांट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, अगेन यहाँ इसका नाम है माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रसार तकनीक। तो ये माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक कहलाती है कि द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपगेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्सरे के संपर्क में आने पर डैश रोग होता है। एक्सरे जो है हानिकारक है। देखिए, जब भी हम अक्सर कभी अगर हम गए हों किसी लैब में या फिर किसी रिसर्च लैब में जहाँ पे कि एक्सरे लैब हो, वहां पे जब हम जाते हैं तो वहाँ अक्सर एक चेतावनी बोर्ड भी लिखा होता है जिसपे लिखा होता है कि गर्भवती में महिलाएं यहाँ प्रवेश ना करें, या फिर इस प्रकार से जो सेंसिटिव हैं लोग एक्सरे के लिए, वो यहाँ से थोड़ा दूरी बनाए रखें, उनको एक्सपोजर के लिए रोका जाता है। तो देखिए, एक्सरे जो है ये भी काफी हानिकारक कार्सिनोजेंस होती हैं, अर्थात ये अर्बुदकारी हैं और इनके द्वारा कैंसर जो रोग है वो उत्पन्न हो सकता है। इसलिए लिखा जाता है कि एक्सरेज के संपर्क में आने पर कैंसर रोग उत्पन्न होता है। तो एक्सरेज का जो एक्सपोजर है, अगर आप अधिक मात्रा में एक्सरेज का एक्सपोजर लेते हैं तो आपको कैंसर रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला प्लाज्मिड है। देखिए, हमने यहाँ पे बात की थी अभी नेचुरल आनुवंशिक अभियंता की, तो वो था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। और जो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जीवाणु है, ये मुख्य रूप से जिस प्लाज्मिड का इस्तेमाल करता है संचरण के लिए, जो प्लाज्मिड है यहाँ पे, वो है आपका टी.आई. प्लाज्मिड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज टी.आई. दैट इज टी.आई. प्लाज्मिड जो है वो यहाँ पे उपयोग आता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मंड से इथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के लिए डैश का उपयोग करते हैं। यहाँ पे जो मानव उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं उनकी बात की जा रही है। तो ऐसा सूक्ष्म जीव जिसका औद्योगिक उत्पादन में उपयोग होता है किसके? इथेनॉल के। तो वो जो आपका सूक्ष्म जीव है वो है यीस्ट या सैक्रोमाइसीस। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो आपका हो जाता है सैक्रोमाइसीस या यीस्ट। आप दोनों में से कुछ भी लिख के आ सकते हैं, यीस्ट या सैक्रोमाइसीस, तो दोनों ही एक ही बात है। इसका बोटेनिकल नेम है सैक्रोमाइसीस। तो यहाँ पे आपके जो प्रश्न हैं खत्म होते हैं, आपके रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है वो। और सेक्शन ए का जो तीसरा प्रश्न है महत्वपूर्ण है, वो भी आपका बनता है अति लघुतरात्मक प्रश्नों का। अति लघुतरात्मक जो प्रश्न रहेंगे बेटा, हमें वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है, उसमें अगर हम वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और फिर लास्ट में जो बड़े क्वेश्चन हैं उनमें हमको टाइम कम बचता है। तो हमें टाइम लिमिट का ध्यान रखते हुए और वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखते हुए हमारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो उसी कड़ी में हम आगे देख रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड या वन लाइन। अगर आपसे कहा गया एक पंक्ति में या एक शब्द में उत्तर दें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अननेसेसरी वहां पे 2 या 4 लाइंस का मेंशन नहीं करना है। हमें एक वर्ड में एक लाइन में ही आंसर दे देना है। इस प्रकार से आपके बेटा 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है, और इस प्रकार से टोटल 8 मार्क्स का आपका ये वाला भाग रहता है। कोशिश कीजिएगा इसके भी, चूंकि ये भी जो आपका पार्ट है वो सेक्शन ए का ही पार्ट है, तो इसके भी जो आप सभी उत्तर लिखें वो उत्तर पुस्तिका में एक साथ एक ही जगह पे लिखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ देख लेते हैं, सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय गीटोनोगेमी? तो जब बात हो रही है सजात पुष्पी परागण की, तो ये एक प्रकार का परागण है जिसमें की खास बात आंसर की देखेंगे आप, केवल हमें 2 ही पंक्ति में आंसर दे देना है कि सजात पुष्पी जो परागण है, एक पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के, ध्यान रखने वाली बात, उसी पादप के किसी दूसरे या अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर पहुंचते हैं तो इस प्रकार का जो परागण है वो सजात पुष्पी परागण कहलाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये आ जाती है कि जो सजात पुष्पी है वो उसी पादप के ऊपर हो रहा है, उसी पादप के किसी दूसरे फ्लावर पे आपके जो पॉलन्स हैं वो वहां पे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, यानी जो आनुवंशिक रूप से जो विभिन्नताएं हैं वो होने के चांसेस यहाँ पे नहीं होते हैं, आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं होंगी। पर आपको जो अपना उत्तर है एकदम संक्षिप्त रूप से यहाँ पे एक ही पंक्ति में देना है, उसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंडल द्वारा मटर के पादप पर किए गए प्रयोगों में पुष्प से संबंधित अध्ययन किए गए किन्हीं 2 विपर्यासी लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ जो मेंडल के लक्षण हैं उनकी बात की जा रही है, और मेंडल के जो लक्षण थे उसमें हमें किन्हीं भी कोई भी 2 कैरेक्टर्स की हमें बात करनी, लगभग 7 के करीब उन्होंने लक्षण पढ़े थे, और यहाँ हमें केवल 2 कैरेक्टर्स लिखने, तो ये आप कोई से भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 जो लक्षण लिए उसमें हमने बैंगनी और श्वेत रंग के पुष्पों की बात की है, जो एक प्रमुख लक्षण है पर्पल फ्लावर और व्हाइट फ्लावर्स का। और दूसरा जो हमने लक्षण लिया वो पोजीशन ऑफ द फ्लावर की हमने बात की है वहां पे।
पहला कक्षस्थ और दूसरा अंत्य या शीर्षस्थ पुष्प। जहाँ पे जो आपका तना है या जो आपकी शाखा है, उस शाखा के या तो एकदम सिरे पर अगर वो फ्लावर लग रहा है तो उसे हम कहते हैं अंत्य या शीर्षस्थ पुष्प, और अगर उसके आप कहें कि सिरे की बजाय उसके अगर अक्ष में ये लग रहा है तो उसे कक्षस्थ या अक्षस्थ आप उसके टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से जो दो लक्षण हमने लिए वो यहाँ पे बैंगनी और श्वेत रंग के पुष्प तथा कक्षस्थ और अंत्यस्थ पुष्प, दो आपको सिंपल यहाँ पे ऑप्शन लेने हैं। आप और भी कोई भी पॉट कलर भी आता है इसके अंदर, पॉट साइज भी आता है, उनका भी आप आपके जो सीड है, सीड साइज, सीड कलर, ये भी आते हैं। तो आप कोई भी दो कैरेक्टर्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बी डीएनए की एक विशेषता बताइए। बी डीएनए जो है ये बड़ा ही कॉमन टाइप ऑफ डीएनए है जो सबसे ज्यादा हमें मिलता है, और इसकी कोई भी एक विशेषता आपको लिखनी है तो सिंपल एक लाइन में आपको आंसर देना है। हमने यहाँ पे लिख दिया, बी डीएनए में डीएनए की जो दोनों शाखाएं हैं वो सामान्य अक्ष पर दाहिने हाथ की ओर कुंडलित रहते हैं। राइट हैंडेड कॉइलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि एक हमें कोई भी स्पेसिफिकेशन देना है और हमने दे दिया है कि दाहिना हाथ जो है उसकी ओर यहाँ पे कॉइलिंग होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज की क्रियाविधि में एक अंतर बताइए। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, वही सामान्य प्रश्न है। ये सिंपल इनके कार्यों से आप निकाल सकते हैं कि कैसे डीएनए लाइगेज का क्या कार्य है, डीएनए पॉलीमरेज का क्या कार्य है, उसी से ये निकाला गया प्रश्न है। थोड़ा सा घुमा के पूछा है, यहाँ पे उत्तर एक ही लाइन में देना है। तो हम सिंपल बता देंगे कि डीएनए जो लाइगेज है वो डीएनए टेम्पलेट पर नवनिर्मित खंडों को जोड़ने का काम करता है, वहीं जो डीएनए पॉलीमरेज है वो टेम्पलेट पे न्यूक्लियोटाइड खंडों को जोड़ने का काम करता है, उनके बहुलकीकरण से संबंधित, उनका एक से एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ना जो है, उनका बढ़ना जो है, उससे संबंधित तो आपका डीएनए पॉलीमरेज हो जाता है। वहीं जो डीएनए लाइगेज है वो जो नवनिर्मित जो खंड हैं आपके, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, दो प्रकार से आपका डीएनए जो है वो निर्मित होता है। जो लैगिंग स्ट्रैंड है उस पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो बनते हैं उनको जोड़ने का जो काम है वहां पे डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलर के प्रयोग में कौन कौन से जो रासायनिक तत्व हैं या यौगिकों का निर्माण किया गया। देखिए मिलर का जो प्रयोग था उसके अंतर्गत उन्होंने लैब के अंदर प्रयोग में कई रासायनिक तत्वों का निर्माण किया, और उनमें से जो प्रमुख थे वो थे कुछ अमाइनो एसिड्स जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड इत्यादि। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स जो थे ये कार्बनिक तत्व रहे, और इनका जो उपयोग, इनका जो निर्माण था वो मिलर के द्वारा लैब में किया गया, और इस प्रकार से बताया गया कि जो सूक्ष्म तत्व हैं जैसे कि आपका कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, इन तत्वों के उपयोग से इस प्रकार से जटिल तत्व जो है अमीनो अम्ल वगैरह इनका भी निर्माण होता है। तो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रमुख एक्सपेरिमेंट है, ये बड़े क्वेश्चन में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। यहाँ पे अभी ये एक छोटे क्वेश्चन के रूप में, अति लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में आया है, तो आप अपना आंसर डायरेक्टली देंगे। आपको कोई प्रोसेस कुछ नहीं समझाना, सिंपल आपको एग्जांपल देना है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो बनते हैं, तो आपके एग्जांपल हो जाते हैं ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं, पादपों में समजात और समवृत्ति अंगों के उदाहरण लिखिए। पिछली बार भी ये प्रश्न आया था, और समजात और समवृत्ति अंग कहीं ना कहीं आपके प्रश्न पत्र में अवश्य रूप से आपको देखने को मिलेगा ये प्रश्न, और इनके तुलनात्मक विवरण भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पे इन्होंने केवल इनके उदाहरण पूछे हैं क्योंकि अति लघुतरात्मक प्रश्न है यहाँ पे। तो उदाहरण के रूप में आपको समजात अंगों की अगर अपन बात करेंगे तो वहां बोगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान। देखिए बोगनवेलिया और कुकुरबिटा जो है इन दोनों में ही जो स्टिप्यूल्स हैं वो निर्माण करते हैं कांटों का भी और प्रतानों का भी। तो दोनों जो हैं बिल्कुल इनके जो कार्य हैं वो बिल्कुल भिन्न है। कांटे जो हैं चुभने का काम कर रहे हैं, वहीं पे जो प्रतान है वो उस पादप को आगे ऊपर की ओर बढ़ने का काम कर रहे हैं। और वहीं बात करेंगे समवृत्ति अंगों की, तो यहाँ पे शकरकंदी की जो रूपांतरित जड़ है और आलू का जो रूपांतरित तना है वो इसका एक प्रमुख उदाहरण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, आरएनए पॉलिटू का कार्य लिखिए। तो यहाँ सिंपल हमें जैसा कि हमें पता है अति लघुतरात्मक प्रश्न है, तो उसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न में हमें सिंपल कोई भी आरएनए पॉलिटू का एक कार्य दे देना है। और यहाँ पे हमने एक कार्य दिया कि एमआरएनए का जो पूर्ववर्ती एचएनआरएनए उसका अनुलेखन का जो काम है वो यहाँ आरएनए पॉलिटू करता है। केवल एक कार्य हमें बताना, एक सिंगल लाइन का आंसर हमें यहाँ पे देना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जैविक नियंत्रण के तहत कौन सी कवक का उपयोग पादप रोगों के नियंत्रण में या उपचार में किया जाता है। तो जब बात हो रही है पादप रोगों के उपचार की, इसका तात्पर्य बायो कंट्रोल के रूप में हमें फंजाई या कवक के बारे में बताना है। तो जो प्रमुख आपका इसका उदाहरण जाता है वो जाता है ट्राइकोडर्मा का।
ट्राइकोडर्मा आजकल बायोफर्टिलाइजर्स के रूप में बहुत उपयोग में आ रहा है और ट्राइकोडर्मा के द्वारा प्लांट डिजीज को कंट्रोल करना या उसके उपचार के अंदर ट्राइकोडर्मा के बने सॉल्यूशंस का उपयोग किया जाने लगा है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए खंड ब जो है वो आगे यहाँ पे हमारे पास खंड ब में जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं, अर्थात जो अभी हम शब्द सीमा हमारी लगभग एक शब्द दो शब्द थी या एक लाइन थी, अब वो थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि प्रश्न का जो अंक भार भी है वो भी यहाँ पे 1.5 नंबर हो गया है, 1 से बढ़ गया है तथा टोटल ऐसे 12 क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं, 12 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और जिनका टोटल जो वेटेज है वो 18 के करीब है। 18 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इनका आंसर आप लगभग 4 से 5 पंक्तियां 4 से 8 पंक्तियों में दे सकते हैं, ज्यादा बड़ा हमें नहीं करना, 4 से 5 पंक्ति भी काफी ओके जाएगा। पहला प्रश्न हम देखते हैं कि 4 लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितने लघु बीजाणु उत्पन्न करती है। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न है उसमें 4 लघु बीजाणु मात्र कोशिका से तात्पर्य है, पहले हमें पता होना चाहिए कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है उससे कितने आगे आपके लघु बीजाणु उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्रण की प्रक्रिया, हम जानते हैं ये, और अर्धसूत्रण की प्रक्रिया है तो एक कोशिका से आगे अगुणित 4 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वहां पे बनेंगी। तो इस प्रकार अगर आपसे बात की जा रही है कि 4 लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितने बनाती है, तो साधारण बात है 4 गुणा 4 अर्थात 16 जो है आपके टोटल यहाँ पे लघु बीजाणु उत्पन्न होंगे। देखिए इसका आंसर हमें कैसे लिखना है वो देख लेते हैं हम इसकी एक बार लैंग्वेज। हमें इसी प्रकार से अपने आंसर को कंसाइज करके जैसा भी आपकी प्रश्न प्रकार है, जैसा उत्तर शब्द की सीमा है, उसी आधार पे हमें इसके उत्तर लिखने होंगे। देखिए एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, अतः 4 लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्रमशः 16 लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगी। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वो 3 लाइन में लगभग इसमें लगभग 50 शब्दों के लगभग हमारा आंसर जो है वो हमें फिनिश कर लेना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक स्त्री जिससे आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए वह किस स्थायी विधि को, ध्यान है यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्थायी विधि पर, तो किस स्थायी विधि को अपनाएगी एवं क्यों। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका इस प्रकार रहेगा कि एक स्त्री जो गर्भावस्था नहीं चाहती है वह नलिका उच्छेदन या महिला नसबंदी नामक आपकी स्थायी विधि को अपनाएगी, क्योंकि यह सर्वाधिक प्रभावशाली गर्भ निरोधक विधि है। इसके अंतर्गत जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है उसकी सर्जरी कर दी जाती है और सर्जरी के पश्चात वहां पे जो आपका कहें कि गर्भ निर्धारण है उसकी जो आपके चांसेस हैं वो काफी कम, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार जिसे परमानेंट वहां पे अगर किसी स्त्री को चाहिए कि वो कंसीव ना करें तो वो इस प्रकार से नलिका उच्छेदन टेक्निक की इस्तेमाल कर सकती है। ऑपरेशन के द्वारा यहाँ पे नलिका का उच्छेदन कर दिया जाता है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसका उच्छेदन कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बीजांड की संरचना चित्र सहित समझाइए। अब जब आपसे चित्र सहित पूछा गया है तो हमें प्रमुख जो फोकस है हमारा वो चित्र पे रखना है, चित्र का निर्माण अवश्य करना है। और वहीं जब आपसे संरचना समझाने की बात की गई है तो हमें उस संरचना के लिए पूरा लेख नहीं लिखने बैठना है, हमें पॉइंट्स के रूप में उसको समझा देना है। वहां पे देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे हम। देखिए बीजांड एक गोलाकार संरचना होती है जो अंडाशय में यानी ओवरी में बीजांडासन पर बीजांड ग्रंथि की सहायता से लगी होती है और जिसके प्रमुख प्रभाग हैं उनको हम इस प्रकार से हाईलाइट करके लिख के एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे हाइलम की बात करेंगे तो हाइलम वो स्थल है जहां बीजांड ग्रंथ बीजांड के मुख्य शरीर से संलग्न होता है, कि जिस स्थान पर आपका जो बीजांड व्रंत है वो बीजांड में अटैच हो रहा है उस स्थान को हम कह रहे हैं हाइलम। अगला है बीजांडकाय, जो आपका बीजांड का जो मुख्य शरीर है, मुख्य संरचना है, उसकी बात की गई है यहाँ पे। अगला जाता है रेफे, जो बीजांड पर उपस्थित उभार के सदस्य संरचना है। रेफे जो है वो उभार सदस्य संरचना कहलाती है। वहीं अध्यावरण आ जाता है, जो बीजांडकाय का आवरण है उसे अध्यावरण कहा जाता है। अगला है आपका बीजांड द्वार, जो बीजांड पर उपस्थित अध्यावरण रहित जो आपके छिद्रनुमा संरचना है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टर्म बीजांड द्वार। अब इसका चित्र देख लेते हैं। चित्र के द्वारा सब चीजों को अच्छे से समझा दिया गया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटा की, जहाँ पे हमने बात की निभाग, भ्रूणकोश और इस प्रकार से हाइलम, बीजांडकाय, रेफे, अध्यावरण और बीजांड द्वार की। तो यहाँ पे हमने अगला देखा इसमें कि प्लेसेंटा ये माइक्रोपाइल है जहां पे कि आपके अध्यावरण जो हैं वो उपस्थित नहीं होंगे। नेक्स्ट है फ्यूनिकल, जिससे कि आपका फर्दर जो बीजांड है वो अटैच्ड है आपके मुख्य उससे ओवरी से।
वहीं ये इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट्स हैं, जो ये दोनों भाग हैं, ये इसके अध्यावरण हैं दोनों। और अंदर बात कर रहे हैं तो ये आपकी मुख्य जो आपकी एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश है, जिसके अंतर्गत आपको सिनर्जिड्स, एग सेल और एंटीपोडल सेल्स, ये कोशिकाएं इसमें संरक्षित रहती हैं। वहीं जो दूसरा भाग है माइक्रोपाइल का दूसरा जो सिरा है, उसे हम कह रहे हैं चलाजा एंड, जो आपका निभाग कहलाता है। बीजांड द्वार के विपरीत बीजांड का जो भाग है, जिसे हम अंग्रेजी में चलाजा कह रहे हैं, ये है निभाग। तो इस प्रकार से और जो अंत भाग है वो है भ्रूण कोश, जिसमें बीजांड का एक थैलीनुमा और 7 कोशिकीय, पर ध्यान रखने वाली बात 8 केंद्रकीय अगुणित संरचना है। 7 तो यहाँ पे कोशिकाएं हैं और 8 यहाँ पे आपको केंद्रक मिलते हैं, क्योंकि जो हमें पता है जो ये प्रमुख कोशिका है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है यहाँ पे एक द्वितीय केंद्रक है, वो 2n संरचना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बेटा 8 केंद्र की कोशिकाएं हैं, पर 8 केंद्र की और 7 यहाँ पे टोटल कोशिकाएं हो जाती हैं किसी भी भ्रूण कोश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्परिवर्तन जन क्या होते हैं, इनके उदाहरण बताइए। तो देखिए उत्परिवर्तन जन, जैसा कि इसका नाम है, उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक। तो ऐसे कारक जो उत्परिवर्तन उत्पन्न करेंगे, म्यूटेशन उत्पन्न करेंगे, वो कहलाएंगे उत्परिवर्तन जन। तो देख ले हम अपना आंसर हमें किस प्रकार से लिख के आना है। इसका आंसर किसी जीव की आनुवंशिक संरचना में अचानक परिवर्तन उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं या कारक हैं, वो उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एक्सरेज, जैसा कि अभी हमने बात भी की थी, एक्सरेज जो है वो कैंसर कारक हैं। अधिक एक्सपोजर जो है वो कैंसर के लिए रोगजनक हो जाता है, कैंसर उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार से यूवी रेज, मस्टर्ड गैस और हाई टेम्परेचर, लगातार हाई टेम्परेचर में बने रहने पर भी जो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे उत्परिवर्तन जन हो सकता है। उनका जो आनुवंशिक संरचना है, जो आनुवंशिक एक तरह से जीनोटाइप है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी ओ रक्त समूह वाली स्त्री का विवाह ए बी रक्त समूह वाले पुरुष से हुआ, संततियों का संभावित रक्त समूह बताइए। देखिए ये रक्त समूह का जो प्रश्न है, अवश्य रूप से आप मान के चलिए आता ही आता है, किसी भी रूप में आ सकता है, अति लघुत्तरात्मक में भी आ सकता है, और यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर्स के रूप में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनमें अक्सर हम इस तरह से चार्ट फॉर्म में उनका आंसर देते हैं, और चार्ट्स जो हैं उसमें आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे बताया गया है कि अगर एक तरफ हम मेल और एक तरफ फीमेल को ले लेते हैं तो सबसे पहले हम उनके ब्लड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। और जैसा प्रश्न में कहा गया ओ रक्त समूह वाली स्त्री, तो ओ रक्त समूह हमने यहाँ पे लिख दिया है, स्त्री का जो रक्त समूह है वो ओ होगा और मेल जो है वो ए बी होगा। और जब रक्त समूह ओ है तो वहां एंटीजन जो है वो स्मॉल आई से हम दर्शाते हैं। स्मॉल आई का अर्थात ये अप्रभावी प्रकार के एंटीजेंस होते हैं। वहीं जो मेल होगा उसमें हम कैपिटल आई ए और आई बी जो आपके एंटीजेंस रहेंगे, जो दोनों ही आपके प्रभावी एंटीजेंस रहेंगे। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा या यहाँ पे जब आप देखेंगे कि युग्मकों का निर्माण है, तो वहां पे इधर तो स्मॉल आई रहेगा क्योंकि रिसेसिव है, और यहाँ पर आई ए और आई बी दोनों प्रकार से गैमीट्स बनेंगे। और जब थर्ड स्टेप इम्यूनाइजेशन के पश्चात हम देखेंगे तो जीनोटाइप जो बनेगा ऑफस्प्रिंग्स का, उसमें आपके आई ए और स्मॉल आई रहेगा, और जो दूसरा है उसमें आई बी और स्मॉल आई प्रकार का जीनोटाइप रहेगा। अर्थात ये वाला जो है ऑफ स्प्रिंग, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रभावी आई ए एंटीजन उपस्थित है। और वहीं यहाँ देख रहे हैं हम जो ब्लड ग्रुप है वो बी प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आई बी प्रकार का जो आपका एंटीजन है वो उपस्थित है, जो कि एक प्रभावी एंटीजन है। और जो स्मॉल आई है वो रिसेसिव या अप्रभावी रूप में रह जाएगा। तो इस प्रकार से यदि किसी ओ रक्त समूह वाली स्त्री का विवाह ए बी रक्त समूह वाले पुरुष से हो, तो उसकी जो संतति है उसमें आपको जो ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी दोनों प्रकार के यहाँ आपको दिखाई देंगे ऑफस्प्रिंग्स। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न कि डीएनए स्ट्रैंड के सिरे चिपचिपे कैसे हो जाते हैं और उस नाम से क्यों जाने जाते हैं। देखिए डीएनए जो स्ट्रैंड है उसके सिरे चिपचिपे होने से तात्पर्य है यहाँ पे कि उन सिरों पर किसी विशेष एंजाइम की प्रक्रिया होती है जहाँ पे उन्हें कट किया जाता है। और अब हम देखते हैं इसका उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना है। इसका उत्तर हम लिखेंगे कुछ इस तरह से कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विकर जो है, वो डीएनए को चिपचिपे
सिरे उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, ये डीएनए को विशेष या स्पेसिफिक साइट्स पे जाके कट करते हैं और इनके द्वारा डीएनए जो है वो चिपचिपे स्ट्रैंड्स में परिवर्तित होते हैं। और ये एंजाइम्स डीएनए स्ट्रैंड को दोनों स्ट्रैंड पर समान दो आधारों के बीच विभाजित कर देते हैं। पूरे स्ट्रैंड को ये दो आधारों के बीच में उनको बांट देते हैं। और लेकिन जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस है उसके केंद्र से थोड़ा दूर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होती है हम जानते हैं क्या है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है डीएनए की। अगर यहां से उन्हें काटेंगे तो वो पुनः है डीएनए पर उनमें बाइंडिंग हो जाएगी, इसलिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ये काम नहीं करेंगे, उससे थोड़ा दूर काम करेंगे। संगत आधार युग्म अनुक्रमों के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की उनकी क्षमता के कारण इनकी लटकती लंबाई को चिपचिपे सिरों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो इनके बेस पेयर्स हैं उनके साथ में ये बहुत अच्छी पेयरिंग यहाँ पे शो करते हैं, इसलिए जो इनकी फ्री जो लेंथ है उसको यहाँ पे चिपचिपे सिरे के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उन 5 क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए जहां जैव प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को प्रभावित किया है। बात हो रही है जैव प्रौद्योगिकी की, तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाता है जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में से, जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रक्रम वाले चैप्टर में से। तो इसको हमें ध्यान से करना है। इस प्रश्न के हमें उत्तर इस प्रकार से पॉइंट्स में देने हैं जिससे हमारा आंसर जो है वो थोड़ा पढ़ने में आकर्षक लगे और इजीली समझ में भी आ जाए। तो एग्जामिनर जो है पॉइंट्स में लिखे हुए आंसर्स को स्पेसिफिक रूप से पढ़ पाते हैं, अदरवाइज जब हम पैराग्राफ में आंसर देते हैं तो उतना पढ़ नहीं पाते हैं जब भी जो इन्विजिलेटर्स हैं, और उसके मार्क्स के भी थोड़ा सा प्रदर्शन में भी थोड़ा सा वो जो आपका क्वेश्चन है वो उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो कोशिश करें अपने आंसर्स को थोड़ा पॉइंट वाइज लिखें। तो जैव प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को इस प्रकार प्रभावित किया है। जहाँ पहला हम देख रहे हैं कि उच्च पोषक मूल्य वाली आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें जो हैं वो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान की जाती है। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, इसका मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ऐसी क्रॉप्स जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जैसे इसका नाम प्रदर्शित कर रहा है कि हमें आनुवंशिक रूप से उनको संशोधन करना है, तो डेफिनेटली वो हम करेंगे किसी न किसी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रकार के प्रक्रम का उपयोग करके। तो इनके जो निर्माण के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की एक प्रमुख भूमिका होती है। वहीं अगला देख रहे हैं, इससे पुनः संयोजक टीकों के उत्पादन में हेल्प मिलती है। पुनः संयोजक से तात्पर्य रिकॉम्बिनेंट जो वैक्सीन्स हैं उनको बनाने का काम। तो ये भी जो प्रक्रिया है इसमें बायोटेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इनका जो निर्माण है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स का, वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पाया है। वहीं अगला है, इनमें आनुवंशिक बीमारियों के इलाज के लिए जो जीन थेरेपी है उसके जैसी यहाँ पे विधियां उत्पन्न की गई हैं, तकनीकें इजाद की गई हैं। जीन थेरेपी जो है वो भी बिल्कुल आपके संपूर्ण जो जीन है उसमें ही परिवर्तन, जीन स्तर पे जो परिवर्तन करना है तो वहां पे भी हमें बायोटेक्नोलॉजी की उपयोग लेना पड़ता है। अगला आंसर है, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जीएमओ का उत्पादन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ से तात्पर्य है जेनेटिकली यानी आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हालांकि अभी इनके उपयोग पर बैन है, इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, पर लगातार लैब्स में इन पर रिसर्च की जा रही है और छोटे आकार के जो सूक्ष्म जीव हैं उन पर वे भी इस प्रकार से उत्पन्न किए जा रहे हैं जो कि आपके पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, जिनकी सहायता से पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि उसमें जीनिक स्तर पे परिवर्तन कर दिया जाता है और क्योंकि जीन में परिवर्तन है तो जो सूक्ष्म जीव है उसकी संपूर्ण प्रणाली को प्रभावित किया जा सकता है। तो ये भी हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही संभव कर पाते हैं। अगला देखते हैं, ट्रांसजेनिक जंतु विकसित किए गए हैं जो मानव प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं। तो जो ट्रांसजेनिक जंतु हैं उनके निर्माण में भी यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी जो है वो महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा करती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कैसे हमने इस आंसर को पॉइंट वाइज लिख करके और अधिक समझाने योग्य और अधिक आकर्षक यहाँ पे बनाया है इस आंसर को। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए तो उनको अक्सर हम पॉइंट्स में लिखें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रतिजैविक की खोज संयोगवश हुई, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे एक कथन देकर के और उसके बारे में उसकी व्याख्या के लिए आपको कहा गया है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है जहाँ व्याख्या की बात की गई है तो ये आप पैराग्राफ में ही दे सकते हैं। तो पैराग्राफ में जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो बिल्कुल इस प्रकार से रहेगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने जब स्टेफाइलोकोकस नामक जीवाणु पर कार्य कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि एक बिना धुली हुई जो प्लेट थी उस पर कुछ मोल्ड्स कवक, स्लाइम मोल्ड्स जिन्हें कहा जाता है, कुछ मोल्ड कवक जो है वो उत्पन्न हो गए थे।
और इस मोल्ड कवक के प्रभाव से जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाया था। इन स्लाइम मोल्ड्स ने उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया था और फ्लेमिंग ने पाया कि मोल्ड कवक के इस प्रभाव के कारण उसके द्वारा जो उत्पन्न था वो एक इस विशिष्ट रसायन पेनिसिलिन उत्पन्न किया गया। और पेनिसिलिन ने क्या किया, स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया था उसकी ग्रोथ को एकदम रोक दिया। और ये जो रसायन है इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड कवक से उत्पन्न किया जाता है। तो चूंकि पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है, अतः इस रसायन का जो नाम था वो पेनिसिलिन रखा गया। और इस प्रकार से जो पेनिसिलिन है उसे एक एंटीबायोटिक के रूप में यहाँ स्थापित किया गया कि वो अगर किसी जीव में स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन है उसमें वहां पेनिसिलिन का किसी भी ड्रग्स के रूप में या वैक्सीन के रूप में वहां पे उपयोग किया और उन्होंने देखा कि वहां उस पर्टिकुलर जो जीव है उसके अंदर स्टेफाइलोकोकस का प्रभाव कम हो गया और इसी प्रकार से एंटीबायोटिक्स के रूप में इन्हें स्थापित किया गया। तो सबसे पहले जो खोजा गया था आपका एंटीबायोटिक वो भी पेनिसिलिन रहा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो इस कड़ी में अंतिम रहेगा कि जैव विविधता का संरक्षण कितनी प्रकार से किया जाता है। किसी जीव को विलोपन के संकट से बचाने के लिए किस प्रकार से संरक्षण करेंगे। देखिए यहाँ पे दो चीजें इसमें एक तो पूछी गई हैं एक ही प्रश्न में कि एक तो जैव विविधता का संरक्षण की कितनी प्रकार है और कैसे आप किसी जीव का संरक्षण करेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन भी आपके साथ में आ जाता है और वहां एक तरह से व्याख्या भी आपसे पूछी गई है। तो दोनों बेस्ड ये क्वेश्चन आपका चल रहा है। इसका आंसर देख लेते हैं हम जरा कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें दो प्रमुख विधियां हैं, स्वस्थाने और वही स्थाने, जिसको हम इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन भी कहते हैं। तो देखिए इन दोनों में ही जब हम इनकी व्याख्या करेंगे तो स्वस्थानीय संरक्षण की बात करेंगे। स्वस्थानीय संरक्षण तकनीक में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही, ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित कर दिया जाता है, इसी कारण इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। स्वस्थानीय मतलब उसी स्वयं उसी स्थान पर इनका संरक्षण कर दिया जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण की भी हम बात कर सकते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण को निम्न रूप दिए गए हैं, ये इतने प्रकारों से किया जा सकता है जैसे जैव विविधता के हॉट स्पॉट्स बना दिए गए हैं। भारत में भी हॉट स्पॉट्स हैं, हमने अभी क्वेश्चन भी देखा था, वेस्टर्न घाट्स का उदाहरण था, ईस्टर्न घाट्स का यहाँ पे उदाहरण था। तो वहां जैव विविधता के हॉट स्पॉट बना दिए गए हैं। यहाँ पे हमें वनस्पति को कहीं नहीं लाना होता, उसी विशिष्ट क्षेत्र में वो वनस्पति या वो जीव वहीं पे अपना जीवन निर्वाह करता रहता है। और कुछ विशिष्ट प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस बाह्य रूप से लगा दिए जाते हैं, जैसे बाहरी किसी तत्व की वहां एंट्री रोक दी जाती है या फिर वहां से कोई चीज जो है वो बाहर नहीं ले जाई जाती। हो सकता है वो संसाधन के रूप में वहां पे उस पर्टिकुलर जीव के लिए उपयोगी हो, तो उसको वहां से कुछ भी जो चीज है वहां पे उपस्थित उसको वहां से न हटाया जाता है न उसे बाहर की ओर ले जाया जाता है, उसी स्थान पर ही उसे रख करके नेचुरली ग्रो किया जाता है। दूसरा उदाहरण यहाँ पे आ जाता है राष्ट्रीय उद्यान का, नेशनल पार्क्स का। अगला आ जाता है वन्य जीव अभ्यारण्यों का, और फिर आ जाता है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का, बायोस्फीयर रिजर्व्स का, और नेक्स्ट आ जाता है सेक्रेड या सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का या सेक्रेड ग्रूव्स का। यहाँ पे हम उदाहरण देख लेते हैं। तो ये जो आदिवासी जो जनजाति जो लोग हैं वो मुख्य रूप से सेक्रेड जो ग्रूव्स हैं या सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं हैं उनसे संबंधित वो अनेकों पादपों का इस प्रकार से संरक्षण करते हैं। तो ये जो आपके सभी प्रकार की विधियां थी ये थी आपके स्वस्थानीय की या इन सीटू कंजर्वेशन की। अब हम देख लेते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण को या एक्स सीटू प्रकार का कंजर्वेशन। इस प्रकार के संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर मानव निर्मित आवास में संरक्षित किया जाता है। ये यहाँ पे मुख्य जो इसमें अंतर है वो यही है कि जो स्वस्थानीय है वो आपके प्राकृतिक आवास में किया जा रहा है, वहीं जो बहिः स्थानीय संरक्षण है ये मानव निर्मित या आर्टिफिशियल आवास जो है उसमें किया जा रहा है, और इसीलिए इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं उसमें जंतु घर, वानस्पतिक उद्यान, जीन बैंक या जीन लाइब्रेरी या ऊतक संवर्धन और पात्रे निषेचन जो आपके हैं ये प्रमुख यहाँ पे उदाहरण हैं। चलिए देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है वो बायोपायरेसी को रोकने के उपाय बताइए। बायोपायरेसी को रोकने के जब उपाय आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर पॉइंट्स में देते हैं तो आपका आंसर जो है वो अधिक अपीलिंग लगता है, अच्छा लगता है लिखने में और पढ़ने में भी आसान हो जाता है। वहीं जैविक स्रोत का उपयोग कृषि, रासायनिक उद्योग और चिकित्सा क्षेत्र में होता है।
जैविक पदार्थ तथा उनके उत्पादों का वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग होता है। कुछ राष्ट्र ने अपने जैविक संसाधनों और परंपरागत ज्ञान का बिना पूर्व अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए वहां पे उन्होंने नियम बना दिया है। भारत सरकार ने भी आनुवंशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति का गठन किया है, जो आनुवंशिक पदार्थों के अनुसंधान संबंधी जो भी कार्य हैं उनकी वैधानिकता और जन सेवाओं के लिए जीएमओ की सुरक्षा का निर्णय लेती है। तो इस प्रकार से जो बायोपायरेसी इसको रोकने के लिए इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक गठन किया गया है भारत में भी आनुवंशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति का। तो समिति के गठन जो ये समिति है ये अनुसंधान संबंधी जो भी समस्त कार्य है उनका देखरेख करती है। इसके अतिरिक्त जो जीएमओ है उनकी सुरक्षा का भी निर्णय लेती है कि कहीं उनका वैधानिक रूप से उपयोग ना होने लग जाए, सामान्य जनजीवन में उसको ना पहुंचाया जाए। उनपे अभी लैब में ही, जैसा मैंने बताया भी था कि लैब में ही उनकी अभी रिसर्च की जा रही है और उनको अभी प्राकृतिक रूप से उनके संवर्धन की अनुमति नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से जो समिति है ये उन कार्यों का निरीक्षण करती है, उन कार्यों की देखरेख करती है। तो जो भी कृषि में या रासायनिक उद्योगों में या चिकित्सा क्षेत्र में जो भी आपके नए नए जो भी तत्व बनते हैं या नए नए जो भी कुछ इनका निर्माण किया जाता है चीजों का, उनके ऊपर जो बायोपायरेसी है उनका उपयोग बिना किसी आज्ञा के कर लेना, वो जो है बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। तो वो बायोपायरेसी पर रोक जो है वो लगाई गई है। भारत सरकार ने भी इसके लिए प्रबंध किए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न रहेगा वो जैविक खेती से आप क्या समझते हैं। जैविक खेती की बात अभी इस समय बहुत ही प्रचलित ये टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आने की लगभग संभावना है इस प्रश्न पत्र में कि जैविक खेती जो है वो उससे आप क्या समझते, क्या होती है जैविक खेती। तो इसका जो हम आंसर लिखते हैं तो वहां बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती जो है इसमें कीट या पीड़कों के उन्मूलन की बजाय, खास बात यहाँ पे कि हम जब खेत है उस खेत में कीटों को बाहर ना निकालें, उन कीटों का ही उनके नियंत्रण करें और उन्हीं का उपयोग करें आगे उस खेती में कि उस खेती को और अधिक वृद्धि उसमें की जा सके। जो हानिकारक जीव है उनका हम कुछ हद तक निष्कासन करें और जो लाभदायक है उनका वहां पे इंक्लूजन किया जाए, उनको वहां खेत से बाहर न निकाला जाए। जबकि जो कीटनाशक है देखिए वो जब फेंका जाता है तो उसके अंदर चाहे एक मधुमक्खी हो या फिर एक अन्य कोई वहां पे टिड्डी दल हो, वो तो उन सभी पे एक साथ कार्य करता है। तो जो रासायनिक उर्वरक है उनका एक बहुत बड़ा एक कह लीजिए कि दोष है या ड्रॉबैक है कि वो एक साथ उन दोनों पर ही प्रभाव डालेंगे। जबकि जो जैविक खेती है उसके अंतर्गत अगर वो मधुमक्खी है तो उसके संचय की बात की जाएगी और जो टिड्डी दल है उसको हटाने की बात की जाएगी। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत पर्यावरण संतुलन का भी ध्यान रखा जाएगा कि पर्यावरण संतुलन बना रहे, किसी न किसी प्रकार से वहां पे आपका जो मृदा है, जो भी जल स्रोत है वो प्रदूषित ना हो, उनमें प्रदूषण न फैले। और कृषि में भी रसायनों के उपयोग की तुलना में प्राकृतिक उपायों पर यहाँ पे बल दिया जाता है। जैसे जैव उर्वरक हैं उनका यहाँ पे उपयोग किया जाता है और उनमें रसायनों का जो उपयोग है उसको प्रतिबंधित या बहुत ही कम मात्रा में सीमित उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें सभी कृषि प्रक्रियाओं में पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाया रखा जाता है। मुख्य रूप से जो पारिस्थितिक संतुलन है उसको बनाए रखा जाना यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य है जैविक जो कृषि है उसका। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में पीड़कों का जैविक नियंत्रण और जैव उर्वरकों का उपयोग जो है वो यहाँ प्रमुख है। तो जब भी हमें जैविक खेती करनी होती है तो वहाँ जैव उर्वरकों का ही उपयोग किया जाए, रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग किया जाए और साथ ही जो भी वहाँ पे पीड़क हैं, जो भी वहाँ पे कीट हैं, उनका जैविक नियंत्रण किया जाए, उनका जैविक रूप से उनका निष्कासन किया जाए और जो लाभप्रद जीव हैं उनको वहां पे उपस्थित रखा जाए और वो जो खेती है आपकी पैदावार उसको बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो है चिकित्सा विज्ञान में पीसीआर के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो पीसीआर है यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी बात की जा रही है कि क्या मेडिकल साइंस में इसके क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आपके अनुप्रयोग के पूछा जा रहा है, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। देख रहे हैं हम, इसको हमने पॉइंट्स में लिखा है कि चिकित्सा विज्ञान में पीसीआर के कोई 3 अनुप्रयोग जो हैं वो निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, एड्स जो है उसके संदिग्ध रोगियों में एचआईवी का पता लगाने के लिए, वायरस का पता लगाने के लिए वहां पे पीसीआर की जो टेक्निक है उसको उपयोग में लिया जाता है। पीसीआर में जो हमारे पास जो डीएनए सेगमेंट है उसको
अधिक उसको तकनीक के द्वारा उसको अधिक रूप से बढ़ा करके उसको एम्पलीफाई किया जाता है, उसको प्रोब्स को उपयोग में लेकर के उनका संवर्धन किया जाता है और उनको बढ़ा करके फिर उनका एग्जामिन करते हैं हम कि क्या इसमें रोग विशेष के या उस जीन विशेष के आपके गुण उपस्थित हैं। इस प्रकार से पीसीआर का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। दूसरा जो आपका आंसर है, कैंसर के संदिग्ध रोगियों में जीन म्यूटेशन क्या हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पता लगाने के लिए भी यहाँ पे पीसीआर का उपयोग किया जाता है। थर्ड है, विषाणु या जीवाणु जैसे रोग जनकों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए भी उनके लक्षण प्रकट होने से पहले ही पीसीआर के द्वारा अगर हम चाहें तो वहां रोग का पता लगा सकते हैं। तो सिंपल जो है जीन एम्प्लीफिकेशन के द्वारा हम वहां पे काम करते हैं पीसीआर की हेल्प लेकर के, और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हम इसका बहुत उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने कोई 3 अनुप्रयोग लिखे हैं इसके, और ये हम पॉइंट्स में लिखेंगे हमारे आंसर को, तो ये ज्यादा अच्छा अपीलिंग बनता है। चलिए देखते हैं खंड सी। अगला जो सेक्शन है खंड सी, जैसा कि हमने बताया इसके अंदर अब हमें आंतरिक विकल्प उपस्थित होंगे। पहले केवल जो आपके सेक्शन डी है, खंड द है, उसी में आंतरिक विकल्प आया करते थे। इस साल से यहाँ पे सेक्शन सी में भी आंतरिक विकल्पों का आपके दिया गया है ऑप्शन। और ये जो प्रश्न रहेंगे ये 3 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न जो 3 मार्क्स का है, टोटल आपके 3 ही प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न नंबर 16 है उसके 3 भाग हैं, अ, ब तथा स। मानव जनन से यह प्रश्न आते हुए, और यहाँ मादा मनुष्य में कब और कैसे अपरा विकसित होता है। दूसरा प्रश्न है, अपरा का भ्रूण से जुड़ाव किस प्रकार होता है। तीसरा प्रश्न है, अपरा एक अंतःस्रावी ग्रंथि के समान किस प्रकार कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम देखते हैं तो 3 नंबर का ये प्रश्न है, तो यहाँ प्रत्येक जो इसका प्रभाग है वो 1-1 नंबर का हो जाता है, और हमें उसी हिसाब से इसका आंसर यहाँ पे देना रहेगा। वहीं इसका अथवा प्रश्न भी देख लेते हैं कि अगर ये नहीं तो हमारे पास ऑप्शन में हम दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला ऑप्शन आ जाता है परजीविता का या पैरासाइटिज्म का, और दूसरा आ जाता है सहजीविता या सिम्बायोटिज्म का। तो यहाँ पे हम दोनों में से कोई भी एक प्रश्न हमें करना है समय सीमा का ध्यान रखते हुए, और साथ ही अगर आपके प्रश्न में इस प्रकार से प्रभाग यहाँ पे बनाए गए हैं, दिए गए हैं, तो हमें एक प्रश्न के सभी प्रभागों को एक साथ सॉल्व करना है, ये ध्यान रखेंगे हम सभी। चलिए उत्तर देख लेते हैं कि पहला जो उसमें प्रश्न था कि मनुष्य में जो मादा में जो है अपरा है उसका निर्माण से संबंधित था। तो मनुष्य की मादा में अंतरोपण के पश्चात अपरा का निर्माण होता है। कब व कैसे अपरा का निर्माण होता है प्रश्न था, तो यहाँ देखेंगे कि मनुष्य की मादा में अंतरोपण के पश्चात अपरा का निर्माण होता है, और अपरा का जो विकास है वो अंतरोपित भ्रूण की पोषकोरक जो कोशिकाएं हैं उनसे निकलने वाले अंगुली के समान उभार या प्रवर्ध और गर्भाशयनी ऊतक के मध्य अंतरा अंगुलीयक संधि बनने के फलस्वरूप होता है। तो 2 जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि किनके बीच में पोषकोरक जो सेल्स हैं उनके अंगुली के समान उभार, यानी कि इस प्रकार से वहां संरचनाएं बनती हैं, और गर्भाशयनी जो ऊतक है वो इनके मध्य इस प्रकार से सेटल होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस प्रकार से इधर गर्भाशय ऊतक हो जाता है, और ऊपर की तरफ देखेंगे अगर यहाँ पे तो ये आपका पोषकोरक कोशिकाएं जो हैं उनसे निकलने वाले प्रभार होते हैं। तो ये इस प्रकार से इंटरलिंकिंग होती है और यहाँ अपरा का निर्माण होता है। अतः भ्रूण और मातृ शरीर के मध्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अपरा के लिए कहा गया है कि ये भ्रूण और जो मातृ शरीर है उनके दोनों के मध्य जो कनेक्शन है, वो जो बेबी है और जो मदर है उनके बीच जो कनेक्शन है वो काम एक प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है, अपरा के द्वारा किया जाता है। अगला इसमें देख लेते हैं कि अपरा के जो यहाँ पे पूछा गया था कि अपरा में एक पोषण जो है उससे संबंधित प्रश्न था कि अपरा एक नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से संलग्न रहता है तथा जिसके माध्यम से भ्रूण माता से पोषण प्राप्त करता है। अपरा के कार्य हमने बात की कि एक नाभि रज्जु द्वारा ये भ्रूण से संलग्न रहता है और इसके माध्यम से भ्रूण जो है वो माता से डायरेक्टली वहां पे पोषण प्राप्त करता है। भ्रूण को डायरेक्टली मम्मी के द्वारा जो मदर है उसके द्वारा फीड यहाँ पे मिलता है, तो वो जो माध्यम है वो भी अपरा ही है। और वहीं जो तीसरा प्रश्न था आपका वो था कि अपरा जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कैसे कार्य करता है। तो यहाँ देखिए अपरा एक अंतःस्रावी ग्रंथि के समान कार्य करता है, क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथि हमें पता है वो किसी न किसी रूप में हॉर्मोन्स का
सिक्रेशन करती हैं। यहाँ पे जो प्लेसेंटा है, अपरा है, वो भी आपके कई हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जैसे कि HCG हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी डिटेक्टर हार्मोन भी कहा जाता है। प्रेगनेंसी जब भी होती है तो वहाँ HCG टेस्ट के द्वारा ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट की जाती है। इसके अतिरिक्त HPL हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी यहाँ पे शामिल है, जिनका जो आपके सिक्रेशन है वो अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने उस प्रश्न के तीनों भागों को एक साथ सॉल्व किया, और हमें ये ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न में आंतरिक विकल्प हैं तो हमें उनमें से विकल्पों में से किसी एक ही विकल्प का चयन करना है, हमें दोनों विकल्प वहां पे नहीं करने हैं। या तो आप ये वाला आंसर फॉलो कर लीजिए, या इसके अतिरिक्त जो हमारा वैकल्पिक प्रश्न था वो था आपका परजीविता और सहजीविता से संबंधित, तो या तो आप वो आंसर लिखेंगे या फिर आप ये ही प्रश्न यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें पहला जो ऑप्शन है आपका परजीविता आता है। परजीविता की बात करेंगे तो वे जीव जो भोजन अथवा आवास हेतु अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं परजीवी कहलाते हैं, जैसे जोंक हो गया, एंट अमीबा हो गया, अमरबेल हो गया इत्यादि। इसमें एक जीव जो है दूसरे के साथ अतिथि और परपोषी का संबंध स्थापित करके उसके शरीर से भोजन प्राप्त करता है। बात जो ध्यान रखने की है वो होस्ट और गेस्ट की यहाँ पे रिलेशनशिप हो रखी है कि अतिथि और परपोषी के रूप में वहां पे उस पे पैथोजन के रूप में वहां पे उस पे प्राप्त कर रहा होता है। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार का जो जीव है, एक को तो पूर्णतः हानि हो रही है, उससे केवल पोषण प्राप्त किया जा रहा है, उसे बदले में कुछ भी दिया नहीं जा रहा है। तो एक प्रकार से ऐसा जो रिलेशन है वो नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर आ जाता है, ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत आ जाता है, और वहीं जो दूसरा जीव है वो लाभान्वित हो रहा होता है। और ऐसा जो संबंध है उसे परजीविता कहते हैं, जहाँ पे एक जीव तो पॉजिटिव और दूसरा जीव जो है वो नेगेटिव प्रकार से आपके एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं। यानी एक जीव को तो पूरी तरह से लाभ होता है और जो दूसरा जीव है उसे हानि का सामना करना पड़ता है। ये हानि कई बार मृत्यु के रूप में भी हो सकती है, वो जीव की डेथ भी हो सकती है। चलिए, दूसरा जो हमारा ऑप्शन था सहजीविता का था, जो कि एक पॉजिटिव एक इंटरेक्शन का उदाहरण है, यानी कि धनात्मक अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है। इस प्रक्रिया में दो जीव मिलकर जीवन यापन करते हैं। तो कोई भी दो जीव जो है, इन दोनों में से एक दूसरे के लिए हानिकारक नहीं होंगे। ये जीव, सबसे बड़ी बात कि किसी ना किसी रूप में भी वो एक दूसरे को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, और साथ ही एक दूसरे के विकास में भी सहायक हो सकते हैं, या किसी ना किसी रूप में एक दूसरे को लाभान्वित ही करेंगे। या ध्यान रखने वाली बात, ये जो सहजीविता जो है वो अगेन प्लस प्लस प्रकार का इंटरेक्शन यहाँ पे देखा जाता है कि जो दोनों जीव हैं उन्हें लाभ ही हो रहा है ये इंटरेक्शन करके। तो जो एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है उसकी यही खासियत है, उसमें जो दोनों जीव हैं वो दोनों ही लाभान्वित होते हैं। तो इस प्रकार जो परजीविता है वो नेगेटिव इंटरेक्शन या ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है, वहीं जो सहजीविता है ये एक धनात्मक अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है। हमें यहाँ तुलनात्मक नहीं पूछा गया है, तुलनात्मक विवरण नहीं देना है, हमें सीधा उस परजीविता और सहजीविता को आगे समझा देना है। उदाहरण अवश्य मेंशन करने हैं दोनों के। सहजीविता के उदाहरण देख लेते हैं हम। देखिए, उदाहरण में माइकोराइजा जो उच्च कुल के पादप होते हैं, उनकी जड़ों में जो छोटे शैवाल हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो अक्सर वहां पे रहते हैं, और वो संबंध जो है वो माइकोराइजा कहलाता है। इसके अतिरिक्त मानव आहार नाल में जो ई कोलाई है वो बैक्टीरिया उपस्थित है, तो ये भी एक प्रकार से आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन का ही उदाहरण होता है। तो हमें जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें इस प्रकार से एक प्रश्न के जो भाग हैं उनको एक साथ सॉल्व करना है। पॉइंट्स में अगर आप लिखते हैं अपने आंसर को तो वो और अधिक प्रभावी बनता है। चलिए देख लेते हैं अगला जो प्रश्न रहेगा, 17 नंबर का प्रश्न है। उसमें ई कोलाई के माध्यम में लैक्टोज की पर्याप्त मात्रा डाली गई और जीवाणु में लैकोपेरॉन किस प्रकार सक्रिय होगा, समझाइए। देखिए, ये जो प्रश्न आ जाता है जिसमें ई कोलाई की बात की गई, लैकोपेरॉन से संबंधित प्रश्न आ जाता है आपके पास। तो लैकोपेरॉन जो मीडियम है वहां पे अगेन ये आपको एक सिचुएशन दे दी गई है कि उसमें उस मीडियम में लैक्टोज जो है वो ऐड कर दिया गया है। अब आप बताएं कि किस प्रकार से वहां पे लैकोपेरॉन उस बैक्टीरिया में सक्रिय होगा। तो ये अगेन एप्लीकेशन बेस्ड हो जाता है, ये प्रश्न जो है एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आ जाता है आपका। और वहीं हम देख रहे हैं इसके ऑप्शन में, तो यहाँ सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है। इम्यूनिटी वाला जो आपका टॉपिक है उससे प्रश्न उठता है कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंशिएट करिए, बताइए उन दोनों में क्या अंतर है। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं तुलनात्मक विवरण वाले और ये जो आपकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनका विशेष रूप से इस बार इंक्लूजन है यहाँ पे, और हमें देखना है पेपर में भी हमें उन्हें बड़े ही धैर्य के साथ और अच्छे से इन्हें सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं इनके आंसर्स पर।
तो देख लेते हैं पहला जो क्वेश्चन आपका 17वें नंबर का, इसमें आंसर हमें इस प्रकार से देना है। हमारा डायग्राम का भी हम वहां पे उपयोग करते हैं। इकोलाई के माध्यम में लैक्टोज डालने पर परमीएज एंजाइम जो है उसकी प्रक्रिया होती है, और जो परमीएज एंजाइम है इसके फलस्वरूप जीवाणु कोशिका में लैक्टोज प्रविष्ट हो जाता है। जो परमीएज है ये वहां लैक्टोज को परमिट करवाता है उस कोशिका में, उसके जो आगमन है उसकी प्रक्रिया को संपन्न करता है। और निम्न स्तर पे लैकोपेरॉन जो है उसमें निम्न स्तर पे भी कोशिका में ये सदैव सक्रिय रहता है। चाहे लैक्टोज कम अमाउंट में भी अगर होगा, एक या 2 मॉलिक्यूल या 10 मॉलिक्यूल भी अगर इतने नहीं है, मान लीजिए 2-3 मॉलिक्यूल्स भी है, तो भी लैकोपेरॉन वहां पे चलता रहता है। और लैक्टोज जो है वो प्रेरक की तरह दमनकारी प्रोटीन से क्रिया करके उसे निष्क्रिय कर देता है। यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि जो लैक्टोज है वो यहाँ पे इंड्यूसर की तरह से काम कर रहा है, और ये उसके रिप्रेसर के साथ में बाइंडिंग होकर के और आगे संपूर्ण जो लैकोपेरॉन है उसको उसके कोडिंग के अंदर हेल्प कर रहा है। XYZ जीन जो है वो यहाँ पे आगे अपना प्रभाव दिखा पा रहे हैं। तो इसको आप एक चित्र की सहायता से भी इस प्रकार समझा सकते हैं लैकोपेरॉन को। वहीं आगे देखते हैं, इसे दमन कर ऑपरेटर जीन मुक्त होता है और तब जो है आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन से संलग्न हो जाता है, और इस क्रिया के फलस्वरूप संरचनात्मक जीन का अनुलेखन होता है। जैसा कि हमने देखा पिछले वाली स्लाइड में कि इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो संरचनात्मक जीन है उसका निर्माण हो पा रहा है। वहीं यहाँ पे इंड्यूसर जो है लैक्टोज, उसकी एब्सेंस के अंदर यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो जाकर के ऑपरेटर पे बाइंड हो गया है, और ये जो प्रक्रिया है अनुलेखन की वो आगे नहीं संपन्न हो पाती है। तो इस प्रकार हम इसे डायग्रामेटिकली भी समझा सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। ठीक है, आगे चलते हैं कि जो हमारा दूसरा प्रश्न था वो था आपके सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पर। तो जब भी आपसे तुलनात्मक प्रश्न पूछें तो आप इस प्रकार से टेबल बना के इसको प्रदर्शित कर सकते हैं इन प्रश्नों को, कि बात करेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा की। और देखिए जब भी हम टेबल बनाए ना बच्चों, तो हमें जो क्राइटेरिया है दोनों में डिफरेंशिएशन के वो एक समान रखने हैं। यानी कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अवधि की, तो देखेंगे कि सक्रिय प्रतिरक्षा आमतौर पर लंबे समय तक चलने वाली होती है, और कभी कभी जीवन भर तक भी ये संपन्न रहती है, मतलब उपस्थित रहती है हमारे अंदर। और यहाँ जबकि हमने बात की कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा केवल कुछ हफ्तों या महीनों तक ही रहती है। तो हमने अवधि की बात करी, जब हमने इधर अवधि की बात करी तो हमें इधर भी उसी प्रकार से इसका उत्तर देना है। अवधि को ही हमें सेंटर में रख करके दोनों में विभेदन करना है। वहीं यह किसी एंटीजन के सीधे संपर्क के प्रति होस्ट के एंटीबॉडी द्वारा निर्मित होता है, यानी कि होस्ट इसका निर्माण करता है। वहीं यह बाहर से होस्ट में एंटीबॉडी के प्रवेश से उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, किसी एंटीजन के सीधे संपर्क में आने पर होस्ट में बन रहा है, जबकि यहाँ बाहर से होस्ट में एंटीबॉडी के प्रवेश से ये बन रहा है। अगला देखते हैं, दीर्घकालिक है इसका जो ये सक्रिय प्रतिरक्षा है ये अधिक समय के लिए रहेगी और होस्ट की मेमोरी में संरक्षित रहेगी। वहीं यह अल्पकालिक होगी और कुछ समय पश्चात ये निष्क्रिय हो जाएगी, कुछ समय के लिए ही होगी और बाद में ये नष्ट हो जाएगी। वहीं जब बात करेंगे इसके उदाहरणों की, तो पोलियो वैक्सीन लगाने पर पोलियो के प्रति प्रतिरोधकता, या कोई भी वैक्सीन जब हम लेते हैं तो उसके प्रति हमारे अंदर जो प्रतिरोधकता आती है, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से हमने कोरोना का वैक्सीन लेते हैं, जो लोग जिन्होंने लिया है उनके अंदर उस कोरोना के मॉलिक्यूल के प्रति अब एक प्रतिरक्षा उत्पन्न हो गई है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है आपके सक्रिय प्रतिरक्षा का। और वहीं जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है उसमें हम उदाहरण देते हैं माता द्वारा जो शिशु में स्थानांतरित प्रतिरोधकता है, क्योंकि जब माता का ब्लड है और वो जो आपका जो शिशु है उसका जो ब्लड है वो दोनों मिक्सिंग रहते हैं, उनमें मिक्स रहते हैं दोनों, तो उसके द्वारा जब वो जो ब्लड है उन दोनों के मध्य जो कंपैटिबिलिटी है वो वाली जो प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोधकता आपके निष्क्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत आती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, समय के साथ पर्यावरण के प्रति जो सभी समुदायों की प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट कीजिए कि कैसे पर्यावरण जो है वो आपके समुदायों के प्रति क्या उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, क्या उसमें प्रक्रियाएं होती हैं, क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनको स्पष्ट कीजिए। वहीं इसके जो अथवा में प्रश्न है, तो देखिए दोनों में से कोई भी एक आपके पास में प्रश्न रहेगा करने के लिए, ऑप्शन है आपके पास में। दूसरा जो ऑप्शन है वो है संक्रामक रोग किसे कहते हैं, मानव रोग वाले चैप्टर में से आ गया है ये, और किसी जीवाणु द्वारा उत्पन्न 2 संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण, रोगजनक और रोकथाम के उपायों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन अथवा में करेंगे तो देख लेते हैं हम इसके कि उत्तर हमें किस प्रकार से लिखने रहेंगे। पहला जो आपका प्रश्न था कि पर्यावरण के प्रति समुदाय की प्रतिक्रिया किस प्रकार रहेगी,
उसको हमें पॉइंट वाइज कर लेना है। पहला जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे जाएगा, कुछ जीव शारीरिक और व्यवहारिक तरीकों से होम्योस्टेसिस को या जो साम्यावस्था है उसको बनाए रखते हैं। दूसरा है, अधिकांश जानवर और लगभग सभी पौधों का जो आंतरिक वातावरण है और बाहरी वातावरण है उसके अंदर चेंजेस लगातार जो होते रहते हैं। आंतरिक वातावरण बाह्य वातावरण के अनुसार लगातार बदलता रहता है। वहीं बात करेंगे थर्ड ऑप्शन की, तो कुछ जीव प्रतिकूल परिस्थिति में अस्थायी रूप से अपना निवास स्थान छोड़ देते हैं और अनुकूल होने पर वहां पे वापस लौट आते हैं, जिससे हमारे कई जो पक्षी होते हैं, प्रवासी पक्षी, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति अधिक ठंड वहां पड़ती है साइबेरिया में, तो वहां से जो सारस हैं, जो क्रेन्स हैं, वो यहाँ देशाटन करते हैं और भारत में आ जाते हैं अक्सर। और जब भारत के अंदर टेम्परेचर जैसे ही राइज होने लगता है तो वो पुनः वहां अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ जीव जो है वो समय पर तनाव से, स्ट्रेस से बचने के लिए अपनी उपापचयी गतिविधियों को निलंबित कर देते हैं, उपापचयी प्रक्रियाएं रोक देते हैं। जैसे पोलर बियर का हम एग्जांपल बहुत से जानते हैं कि उसके अंदर शीत निद्रा की प्रवृत्ति पाई जाती है कि शीत निद्रा होने पर वो अपनी सभी जो गतिविधियां हैं, उपापचयी प्रक्रिया, रेस्पिरेशन है और जो दूसरी एक्सक्रीशन है, इनको रोक देता है, इनको बहुत ही कम कर देता है, कंट्रोल कर लेता है और एक निद्रा अवस्था में चला जाता है, जिसे शीत निद्रा कहा जाता है। वहीं हम देख रहे हैं कि जो अगला प्रश्न है उसमें इसका जो ऑप्शन था उसमें संक्रामक रोग आपके पास में था। तो संक्रामक रोग जो है उनके बारे में देखेंगे तो वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में संचारित हो सकते हैं, वे आपके संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो ऐसे रोग जो कि किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो पाए वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये रोग सामान्य तौर पे पाए जाते हैं और घातक भी हो सकते हैं। कई बार ऐसे रोगों का भी, जैसे कोरोना अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है कि भयंकर रूप से वो एक महामारी के रूप में बहुत ही कम समय में फैल गया और एक संक्रामक रोग के रूप में उसने अपने आप को वहां पे स्थापित कर लिया। तो इसके कुछ प्रमुख जो रोग हैं एक समय पर काफी प्रभावी रहे थे, उनका उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। टाइफाइड रोग जो है इसमें सबसे पहला हम उदाहरण देखेंगे टाइफाइड का। जो टाइफाइड है या इसको टाइफाइड रिवर जो आपका रोग है उसका जो रोग जनक है वो आपका होता है साल्मोनेला टाइफी। तो ये विषाणु है आपका साल्मोनेला टाइफी, इसके द्वारा ये उत्पन्न होता है। वहीं हम देख पा रहे हैं जिसके सामान्य लक्षण हैं, जिसमें संक्रमित भोजन लेने पर लगातार अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का जो कि टाइफाइड रोगी है उसका झूठा या उसके साथ बर्तनों में अगर आप खाना खाते हैं तो ऐसे में आपको भी उच्च ज्वर हो सकता है, कमजोरी आ सकती है, आपके आमाशय में दर्द हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, कब्ज रह सकती है, सिर दर्द रह सकती है और आपकी जो भूख है वो भी आपको लगना बंद हो जाएगी। साल्मोनेला टाइफाई जो है वो इस प्रकार से आपके रॉड शेप बैक्टीरिया रहते हैं और आप देख पा रहे हैं इसके जो कुछ लक्षणों में व्हाइट कोटिंग टंग पर यानी जिह्वा पर आपको सफेद रंग का जो पदार्थ है वो उसका जमाव दिखता है। साथ ही जो शरीर है उस पर आपको बॉडी पे रैशेस दिखाई देंगे, छोटे छोटे रैशेस बन जाते हैं आपके। और जो लीवर और जो स्प्लीन है आपका वो आपका एनलार्ज हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। वहीं जो इंटेस्टीन है, जो आंतें हैं, आंतों में आपको अल्सर्स या घाव भी देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हमें भूख लगना जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। इस रोग की बात करेंगे, रोकथाम के उपायों की, तो वहां चिकित्सकीय परामर्श सबसे पहले हमें मुख्य रूप से चिकित्सकीय परामर्श लेना होता है। चिकित्सकीय परामर्श के द्वारा विडाल परीक्षण, ये एक प्रमुख परीक्षण है। विडाल परीक्षण जो टाइफाइड जो आपका रोग है उसके डायग्नोस के अंदर आपके इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट इसको कहते हैं। और वहीं बासी भोजन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि बासी भोजन में वो जो बैक्टीरिया है उनकी संख्या बढ़ी हुई रह सकती है। तो बासी भोजन ऐसे रोगियों को या उन रोगी के जो भी संबद्ध हैं उनको बिल्कुल भी आपके बासी भोजन नहीं लेना है, उसमें बैक्टीरिया पाया जा सकता है। साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है उन रोगियों को भी, और जो उनके संबद्ध जो उनके केयर टेकर्स हैं उनको भी ध्यान रखना है कि साफ सफाई प्रॉपर हो और उन जो रोगी हैं उनसे उनका डायरेक्ट किसी भी रूप में संपर्क ना रहे और उनसे थोड़ा दूरी वे बना के रखें। चलिए अगला देखते हैं न्यूमोनिया का। जो न्यूमोनिया है उसका रोगजनक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है ये भी एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल जनित रोग है ये भी। और इसके कुछ सामान्य लक्षण हम देख लेते हैं। चलिए, वायु कोष्ठों में तरल का जमाव हो जाता है, फ्लूइड वहां पे वायु कोष्ठों के अंदर आप देख पा रहे हैं। जो वायु कोष्ठ है उसके अंदर इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है यहाँ फ्लूइड बन जाता है और ज्वर होगा, ठिठुरन होगी, खांसी होगी, सिरदर्द आदि,
ये सभी जो लक्षण हैं ये आपके न्यूमोनिया का जो रोगी है उसमें पाए जाएंगे। वहीं गंभीर मामले हैं तो उसमें होठ और हाथ के नाखून जो हैं वो धूसर से, इन्हीं लगभग व्हाइट कलर के जो नाखून होते हैं वो नीले रंग के, ब्लू कलर के भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये आपके लक्षण रहते हैं निमोनिया रोग के। इसकी रोकथाम के उपायों की बात कर लेते हैं कि रोकथाम के उपायों में जो सबसे पहला है वो संक्रमित रोगी के गिलास या बर्तन में खाना न खाएं। बिल्कुल भी आपको ऐसे संक्रमित व्यक्ति से थोड़ा दूरी बना के रखनी है, एकदम उनके संपर्क में नहीं जाना है। उनके उपयोग में जो भी वो वस्तु ले रहे हैं, जिन भी कपड़ों में वो जो कपड़े पहनते हैं या जो खाना खाते हैं, उनसे आप थोड़ा दूरी बनाएं। और वहीं रोगी से सीधे संपर्क में आने से आप बचेंगे, सीधे संपर्क में ना आए और चिकित्सकीय परामर्श जल्द से जल्द आप चिकित्सकीय परामर्श लें। तो देखा आपने, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे हमने 2 प्रमुख रोगों के बारे में बताया, उनको भी फर्दर हमने पॉइंट वाइज यहाँ पे साथ ही साथ हमने उनका चित्रण भी किया है। तो चित्र का भी हम यहाँ पे निर्माण का ध्यान रखेंगे। हमें जिन भी प्रश्नों में संभव हो वहाँ चित्र का अवश्य रूप से उपयोग करना है, आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना है और इसी प्रकार से छोटी छोटी बातों को याद ध्यान में रख करके हम अपना आंसर जो है वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अधिक मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलते हैं सेक्शन डी की तरफ, जो आपका अंतिम सेक्शन है, जिसमें आपके निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। जो एक प्रश्न लगभग 4 अंकों का होता है और टोटल आपके 2 प्रश्न रहते हैं। जो 2 प्रश्न हैं उनमें भी आपको आंतरिक विकल्प मिलते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 8 अंकों का ये आपका निबंधात्मक जो प्रश्न है वो वहां उपस्थित रहेंगे प्रश्न पत्र में। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, कैंसर रोग के कारण लिखिए। कैंसर से आया है ये प्रश्न, कैंसर रोग के कारण लिखिए। इसी का दूसरा भाग है कि कैंसर अभिज्ञान और निदान को समझाइए, कि कैसे जो कैंसर है उसका आइडेंटिफिकेशन होगा और कैसे उसका डायग्नोसिस होगा, इसके बारे में बताइए। वहीं इसके अथवा में जब हम देख रहे हैं तो संक्रमण रोगों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपका जो प्रश्न आ जाता है संक्रमण रोगों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अभी हमने किन्हीं 2 संक्रमण रोगों के बारे में पढ़ा था, अब हम संक्रमण रोग के विभिन्न प्रकारों के बारे में देखेंगे। कि अभी जो हमने पढ़े थे वो जीवाणु जनित जो आपके संक्रमित रोग थे, अब हम देखेंगे कि कैसे संक्रमित रोग के अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसमें विभिन्न प्रकारों के बारे में पूछा गया है। हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, उस अकॉर्डिंग हमें वहां पे आंसर लिखना है। चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। जो कैंसर है उत्पन्न करने वाले कारकों को कैंसर जन या कार्सिनोजेंस कहा जाता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं उन्हें कैंसर जन कहा जाता है। इन्हें निम्नलिखित समूहों में बांटा जा सकता है। जो प्रमुख रूप से 3 समूह यहाँ पे रखे गए हैं, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक। तो जो भौतिक कारक है उसमें विकिरण आ जाते हैं। हमने देखा था पहले भी, एक्सरेज का उदाहरण हमने देखा था कि एक्सरेज जो है वो कैंसर कारक होती है, कार्सिनोजेनिक होती है। तो यहाँ एक्सरे किरणें और गामा किरणें जो है उनको रखा गया है आयनकारी विकिरणों के रूप में। वहीं जो अनायनकारी विकिरण है उनमें हम यूवी रेज या पराबैंगनी किरणों को लेते हैं। आगे हम देखेंगे रासायनिक कारकों की। तो रासायनिक कारकों में तंबाकू जो है उसके उपयोग के लिए अक्सर कहा जाता है तंबाकू का उपयोग न करें। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी इसमें उपस्थित जो तत्व हैं वो केमिकल कार्सिनोजेंस कहलाते हैं, रासायनिक कैंसर जन कहलाते हैं। और अक्सर मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, जो भी तंबाकू का उपयोग उपभोक्ता हैं जो उपयोग करते हैं तंबाकू का, उनमें अक्सर ये केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं थर्ड जो है वो है आपका जैविक कारक। जैविक कारक से संबद्ध ऐसे सूक्ष्म जीव भी उपस्थित हैं जो कि जैविक रूप से किसी जीव के अंदर जा करके और वहां कार्सिनोजेंस के रूप में काम करते हैं और कैंसर वहां कॉज कर देते हैं। जिसमें अर्बुदीय विषाणु जो है, जो ऑन्कोजेनिक विषाणु, ऑन्कोजेनिक वायरसेस भी हैं आपके, हेलिकोबैक्टर जैसे, जो आपके ऑन्कोजेनिक विषाणु के रूप में काम करते हैं। तो सामान्य कोशिकाओं के कुछ जीन विशेष परिस्थिति में जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। जो सामान्य सेल है उसी में इन कार्सिनोजेंस की उपस्थिति के कारण, इन कैंसर जनकों की उपस्थिति के कारण वहां पे सामान्य कोशिका असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाती है और सामान्य कोशिका में उसको असामान्य कोशिका में रूपांतरित कर देती है। ये जो जीन है ये कोशिकीय अर्बुद जीन, ये जो जीन है ये कोशिकीय अर्बुद जीन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे सेल्यूलर जो ऑन्कोजीन्स हैं उनका निर्माण इन कार्सिनोजेंस के द्वारा कर दिया जाता है। ये कार्सिनोजेंस जीवों में जाकर के और जीनी स्तर पे परिवर्तन कर देते हैं और इस कारण वहां पे जो कैंसर है वो रोग उत्पन्न हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
इसका जो दूसरा भाग था वो कैंसर के अभिज्ञान और निदान से संबंधित था कि कैसे आप कैंसर को पहचानेंगे, किसी रोगी को किस प्रकार से आप उसका डायग्नोस करेंगे कि उसमें कैंसर उत्पन्न हुआ है। उसके लिए सबसे पहले जो है हम जिबूती परीक्षा उसकी करते हैं, जिसे बायोप्सी भी कह दिया जाता है। बायोप्सी जो है सबसे पहले बायोप्सी BIOPSY बायोप्सी जो प्रक्रिया है ये उसमें की जाती है कि जब जीव जो है उसके शरीर का जिस भाग में कैंसर का संदेह है उस भाग का थोड़ा सा भाग वहां पे ले लिया जाता है, उस भाग से छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाता है और उसका जो काट है उसको ले करके और वहां पे अभिरंजन के द्वारा उसमें देखा जाता है कि इसमें कैंसर उपलब्ध है या नहीं है। कैंसर की स्टडी वहां पे लैब में करवाई जाती है कि उसे और देखा जाता है कि बायोप्सी में कि वहां पे कैंसर के जो उत्कारक हैं, जो कैंसर जन है, वो वहां उपलब्ध है या नहीं है। इसी प्रकार से ऊतक विकृति को देख करके यानी कि आंतरिक अंग जो है उनमें कैंसर का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी, एक्सरे किरणें, कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आदि तकनीकें जो हैं, MRI वगैरह, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से तात्पर्य MRI से है। तो MRI जो तकनीकें हैं इनका उपयोग किया जाता है और देखा जाता है कि क्या किसी प्रकार की किसी भी ऊतक में कोई विकृति तो नहीं है, क्या उस ऊतक के जो सेल्स हैं वो संगठित हैं, अधिक मात्रा में ग्रोथ तो नहीं हो रही है उनमें, ये चीजें देखी जाती है। रक्त की जांच की हम बात करेंगे तो ल्यूकीमिया की जांच के लिए रक्त के नमूने में रक्त कणिकाओं की गणना कर मालूम किया जाता है कि रक्त कैंसर उसमें है या नहीं है। तो इस प्रकार से रक्त की जांच द्वारा भी हम कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। ल्यूकीमिया जो कि कैंसर है व्हाइट ब्लड सेल्स का, WBCs का, उसकी जांच अगर हमें करनी है तो हम रक्त की वहां पे जांच संपन्न कर सकते हैं। वहीं प्रतिरक्षियों का उपयोग करके भी हम देख सकते हैं जो प्रतिरक्षी उत्पन्न वहां पे हो रहे हैं उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं कैंसर को डायग्नोस करने में। तो इस प्रकार से कैंसर का डायग्नोसिस जो है हम इन प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न कर सकते हैं। आपने देखा हमने इसको पॉइंट वाइज इस आंसर को लिखा है यहाँ पे भी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कुछ जीन जो है विशेष प्रकार के कैंसर जनों के प्रति वो सुग्राही होते हैं और अतः उन जीनों की पहचान करके भी उन व्यक्तियों को उस कैंसर जन से बचने की सलाह दी जाती है। एक और हमने यहाँ पे देखा कि कैंसर को पता लगाने के लिए हम जीन स्तर पे भी हम उसकी जांच कर सकते हैं। जीन्स का पता लगाया जा सकता है, जिन जीन्स पे जो भी कैंसर कारक हैं वो अधिक इफेक्टिव हैं उन जीन्स को डायग्नोस कर लिया जाता है और फिर उनकी फर्दर जांच की जाती है, उनका पता लगाया जाता है कि क्या यहाँ कैंसर उपस्थित है या नहीं है। वहीं जो हमारा दूसरा प्रश्न था उसकी हम देखेंगे तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं और साथ ही विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के बारे में बताइए। तो जब हम ये देखते हैं कि संक्रामक रोग जो है रोगजनक सूक्ष्म जीव अर्थात वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी के कारण होने वाले रोग हैं। ऐसे रोग हैं जो दूसरे प्रकार के जो भी आपके वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, कवक हैं, उनके द्वारा, परजीवियों उनके द्वारा आपके शरीर में संपन्न होते हैं और ये रोग जो है संक्रामक या गैर संचारी भी हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो संक्रामक रोग हैं विभिन्न रोग जनकों के कारण होते हैं। इनका जो रोग जनक है उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे विषाणु संक्रमण की। तो जो विषाणु है दुनिया में लाखों वायरस मौजूद हैं। अभी ट्रेंडिंग हमारे सामने चल रहा है कोरोना वायरस का। अगेन यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि जो कोरोना है वो भी एक वायरल डिजीज है और सामान्य सर्दी, इन्फ्लुएंजा, एड्स आदि वायरल संक्रमण का एक प्रमुख कारण है, सिम्टम है कि कैसे आप पहचानेंगे कि इसको वायरल डिजीज है। उसमें सामान्य रूप से जो सर्दी, खांसी, जुकाम, इस प्रकार से हम देखते हैं। एड्स भी इसमें एक उदाहरण आ जाता है। इन्फ्लुएंजा जो है वो भी यहाँ पे एक वायरल डिजीज का उदाहरण है। वहीं बात करेंगे जीवाणु संक्रमण की। तो जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा जो उत्पन्न होंगे रोग वे जीवाणु संक्रमण की श्रेणी में आएंगे और ऐसे अनेक जीवाणु प्रभेद हैं जिनमें से कुछ बीमारी पैदा करते हैं और जो हानिकारक बैक्टीरिया वो बीमारी पैदा करते हैं, जबकि हमारे शरीर में मौजूद अच्छे और लाभकारी बैक्टीरिया भी हैं जो हमारी उन बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनसे रक्षा करते हैं और हमें बचाते हैं। हैजा, तपेदिक, डिप्थीरिया, टाइफाइड, ये इस प्रकार से जीवाणु रोगों के, जब अभी हमने पढ़ा भी था, इन जीवाणु रोगों के प्रमुख उदाहरण में आते हैं हैजा, तपेदिक, डिप्थीरिया तथा टाइफाइड। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे विषाणु और जीवाणुओं द्वारा जो संक्रामक रोग हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त कवकीय संक्रमण भी एक प्रमुख आपका संक्रामक रोग है।
जो कवकों के द्वारा संपन्न होता है। कवक एंजाइम की सहायता से कार्बनिक पदार्थों को विघटित और अवशोषित करते हैं। ये एंजाइम्स का उपयोग करते हैं और रासायनिक पदार्थ जो हैं वो आपके एंजाइम्स वो जिस भी कार्बनिक मीडियम में, क्योंकि ये परपोषी प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये जिस भी जगह पे ग्रो करते हैं वहां एंजाइम्स का सिक्रेशन कर देते हैं और वहां से पोषण उन एंजाइम्स के द्वारा जो आपका माध्यम है उस माध्यम के अंदर उस सामान्य उपापचय की प्रक्रियाएं होती हैं और वहां से पोषण प्राप्त किया जाता है। यदि अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं तो कवक बढ़ते हैं और संक्रमण पैदा करते हैं। यदि शरीर के अंदर भी हमने भी देखा जो कुछ लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं, लाभदायक जीवाणु भी उपस्थित होते हैं, उनकी कमी होने पर, उनके नष्ट हो जाने पर हमारे अंदर फंजाई के इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए प्रकृति में भी अच्छे बैक्टीरिया की कमी होने पर हमें फंगल इन्फेक्शंस का सामना भी करना पड़ सकता है। कई फंगल संक्रमण त्वचा की ऊपरी परतों में दिखाई देते हैं, जबकि कुछ गहरी परतों में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ आप स्किन के ऊपर होने वाले जो फंगस हैं, कुछ फंगल डिजीज हैं, वहीं कुछ डीप चले जाते हैं फंगस स्पोर्स, तो वो त्वचा के नीचे गहराई में रोग उत्पन्न करते हैं। कवकीय बीजाणु सांस के साथ अंदर जाते हैं तो कवकीय संक्रमण हो सकता है और पूरे शरीर को वो प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से देखा हमने कि जो कवक है वो भी एक प्रमुख रोग कारक के रूप में काम करते हैं। उनके द्वारा होने वाले जो रोग हैं वो कवकीय संक्रामक रोग कहलाते हैं। वहीं अन्य संक्रमणों की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटोजोआ, हेलमिंथ और परजीवी जो है ये भी संक्रामक रोग पैदा कर सकते हैं। प्रोटोजोआ मल के संपर्क से स्थानांतरित होते हैं, जिसमें अमीबिक पेचिश जो है ये महामारी के रूप में एक बार फैला था और अमीबिक पेचिश जो है उसने प्रोटोजोआ के कारण जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है उसके द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है। वहीं हेलमिंथ जो है वो उसमें आपके फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स आते हैं, जैसे एस्केरिस हो गया, टेप वर्म हो गया, ये सब, और ये भी मनुष्य में जो रोगों का कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त परजीवी जैसे घुन, जूं इत्यादि ये भी त्वचा में जुड़ जाते हैं और संक्रमण पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कुछ अन्य विशिष्ट जीव भी हैं जो हमारे अंदर रोगों को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो ये जो आपका आंसर था, इस प्रकार से हमने इसको 4 अलग कैटेगरी में लिखा। आगे देखते हैं अगला जो और अंतिम जो हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न पत्र का, उसमें आपके पारिस्थितिक तंत्र से जो आपका पारिस्थितिक चैप्टर है उससे आया है ये कि पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए और पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों को समझाइए। इसके अथवा में हम देख रहे हैं कि परभक्षी का पारितंत्र में महत्व बताते हुए परभक्षी और परजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका ही दूसरा जो भाग है वो है चर घातांक की वृद्धि और संभार तंत्र वृद्धि में अंतर लिखिए। तो ये हम देख रहे हैं सभी जो प्रश्न है ये अंतर स्पष्ट कीजिए आ रहा है, इसमें भी विभिन्न घटकों को समझाइए आ रहा है। तो ये जो प्रश्न है ये आपके बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आ रहे हैं। तो जो मोड ऑफ मतलब एग्जाम है वो काफी एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है, तो हमें उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट्स को बड़ा एकदम अच्छे से पढ़ना है सभी कॉन्सेप्ट्स को, और उन्हीं को फिर अप्लाई करके हमें अपने आंसर्स वहां पे लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर हम किस प्रकार देंगे। उत्तर देख रहे हैं कि वातावरण के जैविक और अजैविक घटक या जीवों एवं वातावरण की अंतः क्रियाओं के फलस्वरूप बने तंत्र को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यहाँ पे हमने 2 प्रमुख चीजों की बात की, एक तो जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक और अजैविक दोनों घटकों की जब हमने बात की तो उनमें और उदाहरण हमने देखा, जैविक घटकों का हो जाता है जीव और अजैविक घटकों में हम पर्यावरण को लेते हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जब हम अंतःक्रियाओं की बात करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे जिस तंत्र में, वह तंत्र आपका कहलाएगा पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में 2 महत्वपूर्ण घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। फिर हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक लिख देंगे कि जैविक जो घटक हैं वो सभी जीवों को सम्मिलित किया जाता है, इसमें सभी जो है सजीव आएंगे आपके, और वहीं जो प्रकृति में समुदाय के रूप में रहते हैं ये सभी समुदाय परस्पर किसी ना किसी रूप में अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वहीं जैविक घटक किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की पोषक संरचना को दर्शाते हैं कि कैसे किसी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर वहां पे पोषण जो है वो संपन्न हो रहा है, कि कैसे किसी उत्पादक के द्वारा जब आपके सौर ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब करके वहां भोजन का निर्माण किया जाता है, तो कैसे प्राथमिक उपभोक्ता उससे भोजन प्राप्त करता है, कैसे द्वितीयक उपभोक्ता उस प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त कर रहा है, पोषण प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रदर्शित किया जाता है, और इस आधार पे जो पोषक स्तर है उस आधार पे इन जीवों को 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है स्वपोषी या उत्पादक और दूसरा है विषमपोषी या उपभोक्ता।
तो बात करेंगे स्वयंपोषी की। जैसा इसका हम शाब्दिक अर्थ देख रहे हैं, स्वयं से मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण। तो इस प्रकार के जो उत्पादक हम इन्हें कह देते हैं, प्राय ये उत्पादक भी कहलाते हैं। और वे सभी जीव जो प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, स्वयंपोषी या प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में हरे पादप और प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, वो मुख्य रूप से उत्पादकों की श्रेणी में आते हैं। वहीं विषमपोषी अगर हम देखें तो विषमपोषी या उपभोक्ता इसके अंदर आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। विषमपोषी शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो पोषण जो है वो विषम यानी कि स्वयं ना बना करके किसी न किसी अन्य स्रोत से वो प्राप्त करेंगे। वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करने में सक्षम नहीं होते हैं तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो प्राथमिक उत्पादकों पर अपने भोजन के लिए निर्मित होते हैं, वो आपके विषमपोषी या उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक प्रकार के हो सकते हैं। उपभोक्ता जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, वे जीव जो सीधे ही आपके जो उत्पादक हैं उनसे भोजन प्राप्त करेंगे, अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे या उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी हरे पादप जो है उन पर जो उनको खाने वाले जीव आ जाते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरण, जो आपके मुख्य रूप से इनको कहा जाए तो ये आपके हर्बीवोर्स कहलाते हैं। जो गाय, बकरी, हिरण इत्यादि ये हरे पादपों को सीधे, और जो हमारे वेजिटेरियंस हैं वो भी, वेजिटेरियन ह्यूमन जो है वो भी इन्हीं की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं द्वितीय उपभोक्ता। तो ये ऐसे उपभोक्ता हैं जो भोजन के लिए शाकाहारी उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, इन्हें मांसाहारी भी कहा जाता है। कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं, ह्यूमन की अगर अपन बात करें तो वो इस श्रेणी में आते हैं। वहीं कुछ ऐसे मध्यम दर्जे के जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी जो प्राय ऐसे जीवों को खाते हैं जो कि आपके मुख्य रूप से उत्पादकों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, वो आपके द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे तृतीय उपभोक्ता भी प्रकृति में पाए जाते हैं, जो कि ऐसे मांसाहारी जीव हैं जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं। इसमें वृहद मांसाहारी जीव जैसे आपका शेर, बाघ, ये सभी आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो उच्च मांसाहारी प्रवृत्ति के जीव होते हैं, ये जिनको किसी दूसरे जंतु मारकर नहीं खा सकते हैं, तो इनका भी जब अपसरण होता है, जब इनका भी इनकी डेथ जब हो जाती है, तो उसके पश्चात जो अपराध हैं वो इनमें प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं। इन जीवों के पाचन में, मतलब एक तरह से इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उस मृत शरीर पर जो अपराध हैं वो आकर के क्रिया करते हैं और उनके जो कार्बनिक तत्व हैं उनका सूक्ष्म तत्वों में विघटन कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ अपराध भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आगे देखते हैं अजैविक घटकों के बारे में। अजैविक घटक की, जो अभी हमने जैविक घटकों की बात की, अजैविक घटक की हम बात करेंगे तो अजैविक घटक जो है भौतिक पर्यावरण के सभी निर्जीव जो पदार्थ हैं उसके अजैविक घटक जो वो कहलाते हैं। कि यहाँ पे जीवन की हमने बात नहीं की है, जो भी निर्जीव पदार्थ पर्यावरण में उपस्थित है उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अकार्बनिक तत्व या अकार्बनिक पदार्थों की बात करेंगे। तो अकार्बनिक पदार्थ जो है इसमें सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी खनिज एवं गैसें सम्मिलित किए जाते हैं। खनिज तत्व जैसे के यानी पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज आदि के जो कार्बोनेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं और सल्फेट्स हैं, उनको इसके अंतर्गत हम रखते हैं। वहीं कुछ गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि ये इनके अंतर्गत आते हैं। वहीं उपरोक्त खनिज तत्व और गैसें जो है वायुमंडल में लगातार एक चक्रण करते रहते हैं, चक्रित होते रहते हैं, कभी जीव से पर्यावरण में तथा कभी पर्यावरण से पुनः जीवों में। तो ये जो चक्रण इनका चलता रहता है उसे हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। तो इस प्रकार से हम यहाँ अकार्बनिक पदार्थों के बारे में लिख सकते हैं। वहीं आगे देखने पर जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसमें कार्बनिक घटक से तात्पर्य कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और इनके अपघटन से जो उत्पन्न पदार्थ हैं उनकी हम बात करेंगे, जैसे यूरिया, ह्यूमस इत्यादि। और इसके अतिरिक्त एटीपी, पर्णहरित या क्लोरोफिल, डीएनए आदि को भी कार्बनिक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। वहीं 3rd नंबर पे हम देखेंगे कुछ जलवायु कारकों का भी अध्ययन किया जाता है अजैविक घटकों में, जिसमें तापक्रम, वर्षा, आर्द्रता, वायु दाब, आपका प्रकाश अवसादन, सौर ऊर्जा आदि भौतिक कारक कहलाते हैं, जो कि पर्यावरण में उपस्थित हैं और किसी न किसी रूप से वे भी सजीवों के साथ अन्योन्य क्रियाएं संपन्न करते हैं।
जैविक और अजैविक घटक जो है उनके परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप ही भौतिक संरचनाएं जो हैं उनका विकास होता है। और जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशिष्टता है और विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण जो है, स्ट्रैटिफिकेशन जो है, उसको स्तर विन्यास स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। तो कैसे पोषण के आधार पे ये एक उसमें उपस्थित रहते हैं एक स्तर में, जिसे हमने ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा, इसे स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक उदाहरण भी लिया है कि एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर पे आते हैं, वहीं झाड़ियां जो हैं वो द्वितीयक स्तर पे आती है और जड़ी बूटी और जो घास है वो बिल्कुल निचले स्तर पे निवास करती है। तो इस प्रकार से जो किसी वन को देखा जाए तो उसमें उच्च आकार के जो वृक्ष हैं वो, कुछ झाड़ियां और फिर निम्न आकार के छोटे हर्ब्स जिनको हम बोलते हैं, शाक बोलते हैं, और जो घासें हैं वो भी वहां पे पाई जाती है। तो इनका एक ऊर्ध्वाधर विन्यास हमें देखने को मिलता है। अगला जो हमारा प्रश्न था उसमें परभक्षी से और परजीवी से रिलेटेड वो प्रश्न आया था हमारे पास कि दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परभक्षी जो है वो अपने शिकार से शक्तिशाली होता है। देखिए, दोनों में से हमें एक ही प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, हमें याद रखना है। तो यहाँ जो हम दूसरा प्रश्न है, अगर आप पहला प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तभी हमें दूसरा प्रश्न हम अटेम्प्ट करेंगे। और दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें इस प्रकार देना है कि परभक्षी अपने शिकार से शक्तिशाली होता है, जबकि परजीवी अपने परपोषी से शक्तिशाली नहीं होता है। परभक्षी अपने शिकार को मारकर उसका भक्षण करता है, जबकि जो परजीवी है वो जीव को बिना मारे पोषण प्राप्त करता है। पर इस परजीवी के अधिक प्रभाव होने पर, यानी जब ये पोषण जो है अधिक मात्रा में लेने लग जाता है, तो उस पोषण की कमी के कारण वो जो जीव है, जो होस्ट है, उसकी मृत्यु भी, परपोषी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस केस में हमने देखा जो परभक्षी है वो सीधे उसको अटैक करके खत्म कर देता है, वहीं जो परपोषी है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उस पर अटैक करता है, जिससे एक अधिक लंबे अंतराल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हम देख पा रहे हैं इनका क्या महत्व है। तो परभक्षी जो है वो पारितंत्र के संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण जीव हैं और ये परभक्षी पारितंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए एक सन्नाल के रूप में भी कार्य करते हैं, कि जैसे ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में, जैसे अभी हमने देखा था स्वयंपोषी जो अपने जीव हैं, जैसे हरे पादप जो हैं, उनसे ये जो ऊर्जा है वो पहले आपके प्राथमिक उपभोक्ताओं में, फिर द्वितीयक उपभोक्ताओं में, और फिर आगे जो छोटे तृतीयक उपभोक्ता या छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनमें स्थानांतरित की जाती है। तो जो परभक्षी हैं वो एक चेन के इस खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करते हैं और पारितंत्र में शिकार जो समष्टि है उसको ये नियंत्रित रखते हैं, जिससे पारितंत्र में अस्थिरता नहीं आ पाती है। उदाहरण अगर देखें परभक्षी का, तो यहाँ दिखाया गया कि कैसे एक हिरण को, एक शेर है वो किसी हिरण का शिकार करता है, जिससे जो हिरण की जनसंख्या है वो नियंत्रित रहती है। वहीं जब बात करेंगे परजीवी की, तो किसी पादप के ऊपर की जो पत्ती है, पर्ण है, उसके ऊपर आप देख पा रहे हैं एक डिजीज यहाँ पे दिखाई गई है। ये जो स्पॉट्स हैं यहाँ पे, ये आपके डिजीज के एक तरह से सिम्टम्स हैं, ये बन गए हैं यहाँ पे। तो इसमें जो पादप है वो जीवित तो रहता है जब तक वो जो आपका रोग है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए, तब तक जो पादप है वो अपना जीवन चालू रखता है, नॉर्मल अपनी सभी प्रक्रियाएं पूरी करता है। पर जब एक लिमिट के बाद में, जब ये जो आपका परजीवी है उस पोषी के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, बहुत अत्यधिक उससे पोषण प्राप्त करने लग जाता है, तब उस पादप की मृत्यु हो सकती है। वहीं जो हमारा सेकंड पार्ट था इसका, चर घातांकी वृद्धि और लॉजिस्टिक वृद्धि में अंतर बताइए। तो उस प्रश्न को हम इस प्रकार से आपके टेबल के साथ में हम सॉल्व करते हैं, उसको टेबल बना के देख रहे हैं। पहला जो पॉइंट है कि जो चर घातांकी वृद्धि है उसमें असीमित संसाधन होने पर होती है। खास बात, असीमित संसाधन, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देखिए, प्रकृति में संसाधन जो है वो बड़ी ही सीमित मात्रा में है, पर जब हम बात करेंगे चर घातांक की वृद्धि हमें स्टडी करनी है अगर किसी कम्युनिटी में, तो हम उसमें असीमित संसाधन मान करके चर घातांक की वृद्धि की स्टडी करेंगे। वहीं लॉजिस्टिक जो ग्रोथ है, लॉजिस्टिक वृद्धि है, उसके लिए संसाधन सीमित होने चाहिए। तो सीमित संसाधनों की उपस्थिति पर ही हम इसको स्टडी करेंगे। वहीं चर घातांक की वृद्धि के द्वारा जो ग्राफ आएगा आपका वो जे आकृति का, आरेख आपका जे आकृति का प्राप्त होगा, और लॉजिस्टिक वृद्धि होने पर जो ग्राफ आपका बनेगा वो एस आकृति का, सिग्मोइड जो आपका ग्राफ है वो आपको वहां पे प्राप्त होगा। वहीं इसे व्यक्त करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, dn/dt इज इक्वल्स टू स्मॉल r/n, स्मॉल r n, ठीक है।
और वहीं जो इससे जो समीकरण है वहां पे आप देख पा रहे हैं dn/dt इज इक्वल टू Rn k-n/k। यहाँ पे हमने एक विशिष्ट k कांस्टेंट की बात करी है। जो k है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को प्रदर्शित करता है। जहां हमने बात करी सीमित संसाधनों की, तो वहां कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हम कंसीडर करते हैं। इधर हम बात करेंगे चरघातांकी वृद्धि की प्रकृति में संसाधन सीमित होने के कारण यह वृद्धि यथार्थपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संसाधनों की जो मात्रा है वो सीमित है। तो इस प्रकार की जो चरघातांकी वृद्धि है ये प्रैक्टिकली हम लोग इसको स्टडी नहीं कर सकते, जबकि लॉजिस्टिक जो ग्रोथ है वो अधिक यथार्थपूर्ण है, क्योंकि वहां पे जो संसाधन है उनकी सीमितता की बात की गई है, जो कि वास्तविकता है कि प्रकृति में संसाधन की मात्रा सीमित होती है। तो इस प्रकार से चरघातांकी वृद्धि और लॉजिस्टिक वृद्धि में हमने डिफरेंशिएट किया। और इसी के साथ में मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। वहीं जो आपके आगामी एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी। अपना प्रश्न पत्र जो है उसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, और जो सॉल्यूशंस हैं उन पर बहुत आप प्रैक्टिस भी कीजिए उनकी। अभी से कुछ नोट्स वगैरह बनाएं, और जो डाउट्स हैं उनको अभी समय रहते आप क्लियर करें। नए टॉपिक्स को अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, बहुत जो नए टॉपिक्स आपके रह गए हैं उनको ज्यादा आप ज्यादा डिटेल में ना जाएं, उसकी बजाय जो हमने पढ़ा है उस पर आप अधिक काम करें। तो इस प्रकार से मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।